वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो एक और बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उस बुक का हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं लोग। इस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही है कि जैसे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होता है तो उसके बाद से वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक साइड जो यूएस लीड करता है उसके अलायंस मेंबर जो होते हैं, और दूसरा हो गया यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का जो उनके साथ के कंट्री हैं वो। तो ये उस समय वर्ल्ड है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा 1945 में, तो क्या हो जाएगा, कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे लोग, कोल्ड वॉर। कब तक रहेगा, जब तक ये बर्लिन का वॉल जब गिर नहीं जाएगा। तो बर्लिन का वॉल कब गिरता है, 1989 में। तो इसका कहानी कुछ ऐसा है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो जो जर्मनी है, जर्मनी कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी में ईस्ट जर्मनी किसके कंट्रोल में रहता है, तो वो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहता है। और जो वेस्ट जर्मनी है वो किसके कंट्रोल में रहेगा यहाँ पे, वो यूएस और उसके जो अलायंस है यूरोप के, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब उनके साथ में। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर आखिरी में पढ़ने वाले हैं लोग। ये कुछ इस चैप्टर का ओवरव्यू था। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं लोग। The Berlin Wall, which had been built at the height of the Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to collapse of Second World and the end of Cold War. अब देखो 1989 में जब बर्लिन वॉल गिरेगा तो इससे क्या होगा, जो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे देखो दो वर्ल्ड क्रिएट होता है, पहला यूएस का और दूसरा सेकंड वर्ल्ड किसको बोलेंगे लोग, यूएसएसआर का। तो जैसे ही बर्लिन वॉल यहाँ पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आगे चलकर बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे जो हमको देखने को मिलेंगे। और उनका शुरुआत कहाँ से होता है, यही 1989 बर्लिन वॉल जब गिरता है इसके बाद से। Germany divided after the Second World War was unified one after another. The 8 East European countries that were part of Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstration. अब देखो सबसे पहले क्या होगा, बर्लिन वॉल गिरने से जो जर्मनी दो भाग में डिवाइडेड था, एक वेस्ट और एक ईस्ट, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, आगे चल के मिल जाएंगे, यानी यूनिफाइड हो जाएंगे, यानी एक साथ आ जाएंगे। जो प्रेजेंट डे अब हम लोग क्या है, एक जर्मनी सिंगल कंट्री देखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ईस्टर्न यूरोप के जो 8 ऐसे कंट्री थे जो सोवियत यूनियन के अंडर में आते थे, यानी यूएसएसआर के अंडर में आते थे, वो क्या करेंगे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो वहाँ पे था उससे अपने आप को छुटकारा पाकर अपने आप को क्या कर देंगे, एक अलग सा देश अपने आप को बना देंगे। The Soviet Union stood by as the Cold War began to end, not by military means but as a result of mass action by ordinary men and women. अब देखो जो सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर खत्म होते होते गिरने का उसका रीजन क्या बोला जा रहा है कि मिलिट्री मीन से वो नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है, जो खुद वहाँ पे उस रीजन के जो पीपल थे वो क्या थे, वही इनके खिलाफ क्या करने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे। Eventually, the Soviet Union itself disintegrated. In this chapter, we will discuss the meaning, the cause and consequences of the disintegration of Second World. We will also discuss what happened to the part of the world after the collapse of communist regimes and how India relate to these countries now. अब देखो इसी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग इस चैप्टर में, कि जैसे ही हम आगे चलकर जो तुम्हारा सोवियत यूनियन था वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी अलग अलग कंट्री में जाकर वो बढ़ जाएगा। और उसका जो मेन शेयर किसके पास रहेगा, रसिया। उस वहीं जो सोवियत यूनियन का जितने भी ट्रीटीज या फिर उसका सिग्नेटरीज रहता है वो क्या उसको मान लेता है कि बोलता है कि अब उस चीज़ को मैं निभाऊंगा। तो एक तरीके से सोवियत यूनियन को कौन रिप्लेस करता है, रसिया। उसके बाद यही बताया गया है कि जो उस सोवियत यूनियन में उतने सारे कंट्रीज थे उनके अलग होने से वर्ल्ड पे क्या क्या असर पड़ता है, और जो भारत है उनका उनके साथ उनका उन रीजन उन कंट्री के साथ आगे चलकर कैसा संबंध रहता है, इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग। अब देखो यही ये बर्लिन वॉल था, देखो यहाँ पे फोटो में दिखाया जा रहा है, ये एक बड़ा सा लाइन है, इधर देखो, ये एक सेकेंड इमेज फ्रेश, हाँ ये एक बड़ा सा लाइन है यहाँ पे, ये पूरे जर्मनी के बाउंड्री पे क्या था, एक बड़ा सा लाइन खींच दिया गया था। अब ध्यान रखना है ये कब से कब तक, कितने सालों तक था, ये 28 सालों तक रहा था। कब बर्लिन वॉल बिल्ट हुआ था, 1961 में, 61 में बिल्ट हुआ था, और टूटा कब, 9 नवंबर 1989 में। इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए क्वेश्चन, इसको लिख लेना है।
28 साल तक ये रहा था। इसको करने का बेसिकली रीजन ये था कि जो कम्युनिस्ट साइड जो तुम्हारा जर्मनी था, यानी जो तुम्हारा ईस्टर्न जर्मनी है जिसको कम यूएसएसआर रूल कर रहा था, वहां पे क्या था कि वहां के लोग उस रीजन के गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नाराज थे। वहां पे वो मतलब पैसे का काफी ज्यादा प्रॉब्लम था लोगों का, फाइनेंशियली वो लोग वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो लोग क्या करता था, इस रीजन को छोड़कर माइग्रेट होकर किधर जाता था लोग, उधर वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड क्यों? क्योंकि वेस्टर्न साइड यूएस के द्वारा किया जा रहा है, तो वेस्टर्न साइड वेल डेवलप था, अच्छा था, वहां पे लोगों को दिक्कत नहीं था। और मान लो जर्मनी एक पूरा जर्मनी था, अब इसमें एक दीवार खड़ा कर दिया जाएगा, अब किसी का रिलेटिव उधर है तो ऐसा तो नहीं है कि उसका रिश्ता उसका खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसी सब रोकने के लिए, इसी माइग्रेशन को रोकने के लिए ये क्या किया जाता है, यूएस और उसके अलाइज के द्वारा यहाँ पे वॉल को क्रिएट किया जाता है। वहीं आगे चलकर लोग क्या करेंगे, इसको गिरा देंगे। देखो यहीं गिराने के बाद लोग यहाँ पे खड़ा हुआ रहता है, लोग यहीं वॉल रहता है। देखो इधर का एरिया ये टूट के डिमोलिश हो चुका है। अब देखो यहां से हमारा क्या होगा, चैप्टर शुरू। व्हाट वाज सोवियत यूनियन सिस्टम। अब देखो यहीं पे बताया गया कि जो तुम्हारा सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का जो काम करने का तरीका था, उसका जो गवर्नमेंट मॉडल था वो क्या था। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। देखो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना है सीयूटी के लिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रसिया इन 1917। देखो तो वही बता रखा है कि ये मॉडल कब डेवलप हुआ, जब रशियन रिवोल्यूशन होता है, कहाँ पे, जिसको हम लोग सोशलिस्ट रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, रसिया में 1917 में। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा ये वाला सिस्टम बनता है, किसके द्वारा बनाया जाएगा, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। देखो लेनिन क्या करता है, कार्ल मार्क्स इन सब आइडिया को दिए रहते हैं और लेनिन इस आइडिया को क्या करेगा, पहली बार इंप्लीमेंट करेगा। मतलब एक आदमी बहुत साल पहले, कुछ साल पहले क्या कर दिया है, कुछ आइडिया लिख दिया है कि एक देश को इस तरीके से भी चलाया जा सकता है, और उसी चीज को इंप्लीमेंट करने में किसका मेन हाथ सबसे पहले माना जाता है, तो व्लादिमीर लेनिन का। The revolution was inspired by the ideals of socialism as opposed to capitalism and the need for एग्लिटेरियन सोसाइटी। अब देखो ये जो तुम्हारा रिवोल्यूशन था ये किस चीज पे इंस्पायर था, कि इस पे वेलफेयर होगा, यानी किसका, लोगों का क्या किया जाएगा, स्टेट किसके लिए काम करेगी, लोग के लिए काम करेगी, जो उसके प्रजा है उनके लिए काम किया जाएगा। और कैपिटलिज्म मॉडल पे को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अपोज किया जा रहा है। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consequently design a society based on principle of equality। अब देखो इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में ये था कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे खत्म किया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे इस सिस्टम में क्या किया गया, पहली बार इक्वालिटी के प्रिंसिपल को लाया गया, यानी सब बराबर है, मतलब गवर्नमेंट के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। जितने भी देश के जो भी रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टीज है, सब किसके रहेंगे, गवर्नमेंट के रहेंगे। कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट एंटिटी उसको होल्ड नहीं करेगा। The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. The economic was planned and controlled by the state। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंट्री को रूल कौन करेगा, एक ही पार्टी होंगे। पार्टी क्या होगा, एक। जैसे चाइना भी कम्युनिस्ट है, चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सॉरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा ही कुछ नाम है। तो वहां पे एक पार्टी है और वही पार्टी क्या कर रहा है, अभी तक रूल करते आ रहा है। तो सेम इसमें भी था कि कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं होंगे। जैसे इंडिया में इतना सारा मल्टी पार्टी सिस्टम हमको देखने को मिलता है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये सब यहाँ पे इस सिस्टम में वो सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक पार्टी रहेगा। और जो यहाँ का इकोनॉमी है क्या रहेगा, प्लान्ड रहेगा, और किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, स्टेट के द्वारा। सेम हम लोग जो इंडियन पॉलिटिक्स का हम लोग सिविक्स का बुक पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर में क्या बताया गया था, हम लोग यही मॉडल कहाँ से लिए थे लोग, यूएसएसआर से, कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल रहेगा, हम लोग कैसे रहेंगे, प्लानिंग कमीशन लेकर आया जाएगा 5 ईयर का, और जो तुम्हारा जो भी वो सब चीज किसके अंडर में रहेगा, वो स्टेट के अंदर में रहेगा, यानी जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में रहेगा। After the Second World War, the Eastern European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of USSR। अब देखो यहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है, जो मैं बताया हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो किसके अंडर में आ जा रही है, सोवियत आर्मी के सोवियत गवर्नमेंट के अंडर में आ जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग उसको किससे छुड़वाए रहते हैं, जो जर्मनी का हिटलर रहता है वो उन पे कब्जा कर लिया रहता है। जैसे ये मान लो एक पूरा यूरोप है,
तो यूरोप का ये मिडल हो गया, तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे लोग, ईस्टर्न, इधर क्या हो गया, वेस्टर्न। तो जो ईस्टर्न कंट्री जर्मनी से ये जो यूएसएसआर के आर्मी वाले छुड़ा रखे थे वो अब किसके अंडर में आ जाएगा, इनके अंडर में आ जाएगा। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्री वर मॉडल आफ्टर द यूएसएसआर, और जो यूएसएसआर का मॉडल था जो तो पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक का, वो सेम भी का यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद 1917 में जो सिस्टम था वही सिस्टम क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वो सिस्टम को लाया जा रहा है। अब देखो, द ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। द वार्सो पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस, हेल्ड देम टुगेदर। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इनके साइड के कंट्रीज थे यूएसएसआर के साइड के, इनको क्या बोला जा रहा है, सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। और एक ये लोग मिलिट्री अलायंस करेंगे लोग, जिसका क्या नाम है, वार्सो पैक्ट। ये किसके अपोजिशन में लाया जाएगा, जो अमेरिका और उसके जो यूरोपियन अलाइज होते हैं, जो नेटो लेकर आते हैं, उसके अगेंस्ट में क्या लेके यहाँ पे आया जाएगा, वार्सो पैक्ट। फिर क्या है, और इसका लीडर कौन है, यूएसएसआर है। इस मतलब इस ब्लॉक को लीड कौन कर रहा है, तो यूएसएसआर। अब देखो, द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट फॉर द यूएस। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा सोवियत इकोनॉमी है वो क्या है, जो वर्ल्ड के और सारे कंट्री है उनसे ज्यादा क्या है, इनका इकोनॉमी डेवलप है, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। बाकी वो इन सब से क्या है, सोवियत क्या है, आगे है उनसे। अब देखो इसी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्या बन रहा है, पहले सुपर पावर सिर्फ एक था, कौन था, अमेरिका। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दूसरा सुपर पावर कौन बनकर आएगा यहाँ पे, जो यूएसएसआर है, वो वही यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखो, I had a complex communication network, vast energy resource including oil, iron, steel. हाँ देखो, I had a complex communication network, vast energy resource including oil, iron, steel, machinery production and a transport sector that connected its remote area with efficiency. अब देखो इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में ये है कि जो सोवियत यूनियन है, इसका जितने एक छोटे से छोटे इसके कंट्री के रीजन है, जैसे मान लो एक छोटा सा भी शहर है, वो पूरा कैसे है, पूरे तरीके से कनेक्टेड है। जैसे पूरे वर्ल्ड में उस समय जितने भी कंट्रीज थे वो अपने रिमोट एरिया में या फिर जो अपने रूरल एरिया है वहाँ पे अपने रोड को या फिर जो तुम्हारा उनको बेसिक फैसिलिटी चाहिए होता है, हेल्थ का, एजुकेशन का, ये नहीं पहुंचा रहता है। पर सोवियत इकोनॉमी में क्या है, ये सक्सेसफुल उस समय इसलिए था, क्योंकि ये तुम्हारा चारों तरफ से ये क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, ये सक्सेसफुल है। कब, उस टाइम पे जब जो तुम्हारा आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड बनता है, तब के टाइम पे। It had a domestic consumer industry that produced everything from pin to car, though their quality did not match that of the western capitalistic countries. अब देखो, जो तुम्हारा यूएसएसआर है उसके अंडर में क्या क्या बन रहा है, एक छोटा सा पिन से लेकर एक बड़ा सा कार बन रहा है। देख लो, मतलब सब कुछ यहीं पे बन रहा है। अब आगे ये भी बोला गया है कि ये जरूर है कि जो इनका क्वालिटी है वो किससे मैच नहीं कर पा रहा है, जो यूएस या फिर उनके जो अलाइज हैं उनसे उनका क्वालिटी मैच नहीं कर पा रहा है, पर ये बना जरूर रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं ये। The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the government subsidized basic necessity including health, education, child care and other welfare scheme. अब देखो, जो इनका गवर्नमेंट मॉडल है इसमें क्या है, सबके लिए यहाँ पे क्या है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनको दिया गया है, यानी सबके पास ये तो सुविधा उनको मिलेगा ही। जैसे क्या, उनको बेसिक मतलब जो हेल्थ फैसिलिटी चाहिए होता है वो उनको मिल रहा है फ्री में, क्या है, उनको एजुकेशन मिल रहा है उनके बच्चों को, और फिर जो उनके बच्चे हो रहे हैं जो चाइल्ड केयर चाहिए या फिर और भी जो लोक कल्याण के काम होते हैं वो उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टेट ऑनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो तुम्हारा मेन ऑनरशिप किसी भी चीज का है, इसमें किसका है, जो स्टेट का है, यानी जो गवर्नमेंट कंट्री है उनका है, वही उन्हीं का इस पे सब कुछ का अधिकार है। और जो लैंड या फिर जो
कीमती जो तुम्हारे कुछ चीज हैं, एसेट्स हैं कंट्री के, वो भी कौन ऑन कर रहा है यहाँ पे? जो स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है वही ऑन कर रही है यहाँ पे। The Soviet system, however, became a very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. Lack of democracy and the absence of freedom of speech stifled people who often express their dissent in jokes and cartoons. Most of the institutions of the Soviet state need reform. अब देखो यहाँ पे क्या पहले बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा सोवियत सिस्टम है इसमें ये तो स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है, पर जो यहाँ पे दिक्कत लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे अथॉरिटियनिज्म है, यानी यहाँ पे जो तुम्हारा उनका बात यहाँ पे सुना नहीं जा रहा है। एक तो यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, यानी कोई ऑपोजिशन रहेगा नहीं, तो मान लो अगर कोई उनका कंसर्न होगा तो उनका आवाज कौन उठाएगा? कोई उठाने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो तुम्हारा ब्यूरोक्रेटिक होता है वो क्या हो जाता है, इनके कोई भी चीज़ इनको करवाना है तो ये लोग कहाँ जाएगा लोग? जैसे इंडिया में कोई भी चीज़ करवाना होता है, हमको डॉक्यूमेंट्स बनवाना होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं लोग? या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे लोग, उससे नीचे लेवल पे हम लोग जो तुम्हारा ब्लॉक लेवल होता है वहाँ पे जाएंगे लोग। पर वहाँ पे जो तुम्हारा जो भी अधिकारी उसमें बैठे हुए हैं लोग, वो क्या उनके बात को ध्यान देने वाले अच्छे से नहीं है। ये मतलब इस कारण से लोगों को क्या होता है, मतलब दिक्कत होने लगता है। तो आगे चलकर लोग क्या करेंगे, जो एक टाइम पे लोग को ये सिस्टम अच्छा लगता है वो इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएंगे, इन प्रॉब्लम के कारण उसके अगेंस्ट में ही इनके लोग हो जाएंगे। Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one-party system represented by the Communist Party of Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the public. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो इस कारण से क्या है, जो तुम्हारा सोवियत यूनियन का जो तुम्हारा सिस्टम है वो क्या चाहिए, यहाँ पे रिफॉर्म चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, जो तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है, इसका क्या है, जो भी गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी, जैसे मान लो इंडिया का एग्जांपल लेके कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी, कोई भी चीज होगा, रेलवे में एक एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो उसका जवाबदेही कौन है, किसका है? गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है, इनका इसका ऐसा कंट्रोल है और ये ऐसे मतलब पूरे इंस्टीट्यूशन को रूल कर रहा है कि ये लोगों को जवाबदेही के लिए हाजिर ही नहीं है। मतलब उनको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो पर वो उसके जवाब देने के लिए नहीं है। तो अगर मान लो उनको कोई दिक्कत होगा तो कोई सुनेगा नहीं, तो लोग इस चीज से खुश होंगे? नहीं होंगे। The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affair, including their cultural affair. अब देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है, क्या है, वो मना कर देती है क्या करने से, कि तुमको जो अपना कल्चर है उसको बचाने का मतलब जो तुमको लॉ बनाना है वो सब बनाने का तुमको अधिकार वो लोग मांग रहे थे। कि अगर मान लो क्योंकि सोवियत यूनियन में कितने स्टेट है टोटल? 15 स्टेट, 15 अलग अलग कंट्री मिलकर क्या बनाए, एक नया देश बनाए हैं जिसका क्या नाम है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। तो वो लोग क्या मांग कर रहे थे, अलग अलग कंट्री के जो रीजन के लोग थे वो ये मांग कर रहे थे कि जो हमारा बेसिक कल्चरल राइट्स है उसको बचाने के लिए, मैनेज करने के लिए हमको क्या तुम दो, अधिकार दो। पर इस जो वहां का ये जो पार्टी रूल कर रहा है, सिंगल पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है, क्या उनको क्या कर देगा, मना कर देगा। Although on paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR, in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and suppressed. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पेपर पे क्या है कि जो 15 अलग अलग कंट्री है वो मिलाकर क्या बनाए हैं, सोवियत यूनियन को। पर यहाँ पे मेन पावर किसके पास है, किस रीजन कंट्री के पास है, जो रसिया है। जो भी मान लो कोई भी यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर मान लो कहीं कुछ डेवलपमेंट करना होगा तो सबसे पहले कहाँ किया जा रहा है उस चीज को, रसिया के पास, रसिया जो कंट्री का रीजन है उसके अंडर में किया जा रहा है। बाकी के जो और 15-14 कंट्री है उनपे वैसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। In the arms race, Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. The Soviet Union lagged behind the Western in technology, infrastructure, and most importantly in fulfilling the political or economic aspiration of the citizen. अब देखो जो सोवियत यूनियन है, जब कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा रसिया और जो तुम्हारा यूएसएसआर एक दूसरे से क्या फाइट करने लग रहे हैं हर चीज में। सिर्फ ये नहीं कि ये देश मेरे साइड रहेगा, ये मेरे साइड रहेगा, इनका फाइट देखो, इनका फाइट रहेगा स्पेस में भी रहेगा कि स्पेस में कौन ज्यादा अचीवमेंट पहले कर ले रहा है। तो सेम
हथियार बनाने में इनका जब रेस था तो यूएसएसआर क्या करेगा, मैनेज तो कर लेगा कि यूएस के साथ compete करने पे, मतलब बराबरी का चल रहा है, पर उसको इसका बहुत ज्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस के पास टेक्नोलॉजी है पर जो तुम्हारा यूएसएसआर है उसके पास नहीं है, तो जिस कारण ना ही उसके पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है उस चीज के लिए वो भी नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, जो उसके लोगों को वहां पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन था वो भी उनका फुलफिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, जो सिंगल पार्टी है, सब उसके कहने पे चल रहा है, और जो भी स्टेट का रिसोर्स है वो किसके कंट्रोल में है, वो स्टेट ही कंट्रोल कर रही है, जिस कारण से लोग तो कुछ ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे लोग खुश होंगे? नहीं होंगे। The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. Though West continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. This led to shortage in all consumer goods. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो तुम्हारा सोवियत है अफगानिस्तान को कब जाके इन्वेड करेगा, यानी अफगानिस्तान में कब उसको अपने अंडर में लेने के लिए उसके आर्मी वहां पे पहुंच जाएंगे, तो ईयर कौन सा है, 1979 का। और देखो इसके बाद क्या हो रहा है कि आगे चलकर जो वहां पे लोग काम करते थे उनका सैलरी बढ़ता तो है, पर जो प्रोडक्टिविटी होता है और जो प्रोडक्शन का या फिर जो तुम्हारा उनको टेक्नोलॉजी चाहिए होता है वो, और जो तुम्हारा सोवियत यूनियन है क्या इसमें पीछे ही चला जा रहा है। जिस कारण से क्या है, अगर मान लो प्रोडक्टिविटी कम होगा तो अगर लोगों को गुड्स चाहिए होगा तो उसका क्या होगा, मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है पर सप्लाई उधर से ज्यादा हो नहीं पा रहा है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगा। This led to shortage in all consumer goods. Food import increased every year. The Soviet economy was fluttering in the late 70s and became stagnant. अब देखो इस कारण से क्या हो रहा है, जब डिमांड ज्यादा है और डिमांड ज़्यादा है और जो तुम्हारा इन लोगों को प्रोवाइड करना है वो उनके पास है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जिस कारण से इनका इकोनॉमी 70s के टाइम पीरियड के बाद से क्या हो जाएगा, मतलब गिरने लगेगा। और आगे चलकर जो इनका इकोनॉमी का जो जिस रेट पे ग्रोथ होना था वो भी रुक जाता है, और क्या हो जाता है, रुक जाता है, एक ही लाइन में रुक जाता है, ना वो ग्रोथ, ना उसका ग्रोथ होगा ना वो नीचे जाएगा। तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखो जल्दी से हम लोग किसके बारे में पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, व्लादिमीर लेनिन के बारे में। ये पर्सनालिटी, डेट ऑफ बर्थ 1870, कब से कब तक जिंदा रहे, 1924 तक। जब ये मरेंगे तो आगे चल के स्टालिन क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा। तो देखो, फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, लीडर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड द रिवोल्यूशन 1917 से 1924, अ प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो वही बताया गया है कि किस पार्टी के फाउंडर थे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, और क्या थे, लीडर थे। जो तुम्हारा रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसको लीड यही किए थे। आगे चलकर क्या बनते हैं, हेड बनते हैं यूएसएसआर के, कब से कब तक, 1917 से लेकर 1924 तक। जो मार्क्सिज्म का आइडिया था उसको असली में मतलब इंप्लीमेंट करने का किसको बोला जाता है कि ये आदमी उस चीज को इंप्लीमेंट किया था। और इनको जो कम्युनिज्म में मानते हैं वो क्या, उनके लिए क्या है, ये एक अच्छे मतलब उनके लिए एक मतलब गुरु समान है कि ये हमारे आइडिया को क्या कर रखे हैं, आगे चलकर मतलब बढ़ाए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बता रखा है कि गोरबाचे एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब देखो कैसे यूएसएसआर यहाँ पे तुम्हारा टूटेगा, टूटने का रीजन ऊपर सबको पता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुम्हारा हो नहीं रहा है, जीडीपी तुम्हारा एक स्पीड पे रुक गया है, और क्या है, लोग खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है, स्टेट ऑन है, और जो तुम्हारा ये compete कर रहा है यूएस से, यूएसएसआर, तो उसका कॉस्ट इसको ज्यादा महंगा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में भी उनसे बहुत ज्यादा पीछे है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of India, Soviet Union in 1985, sought to reform the system. Reform was necessary to keep USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West. However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform Soviet Union had some other effects that either he nor anyone else intended or anticipated. अब देखो क्या हो रहा है, आगे चल के जब तुम्हारा ये मरेगा, ये क्या नाम है, व्लादिमीर लेनिन, तो
कंट्री को कौन कंट्रोल करेगा आगे चल के, उसका क्या नाम है, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन तक ये बोला जाता है कि काफी ज्यादा क्रूर शासक था तुमको, इसको ये डिक्टेटर था एक टाइप का, जैसे हिटलर डिक्टेटर था तो सेम डिक्टेटर ये भी था, मतलब जनता इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर जब ये मरेगा तो यहाँ पे आगे दिया हुआ जो दूसरा बनेंगे यहाँ पे, उनका क्या नाम है, निकिता क्रुश्चेव। तो ये जब मरेंगे फिर उसके बाद एक और बनेंगे, और उसके बाद फाइनल कौन यहाँ पे बनेगा, तुम्हारा जो तुम्हारा रसिया का जो प्रेसिडेंट है कौन बनेगा, उसका क्या नाम है यहाँ पे, गोरबाचे जो है वो क्या बनेंगे आगे चल के, रसिया के प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक, तब देखो जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो क्या, मिखाइल गोरबाचे वो क्या रहते हैं, पहले वो बनते हैं जनरल सेक्रेटरी किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तो वो क्या करेंगे कि जो कंट्री में रिफॉर्म चाहिए, मतलब रिफॉर्म लेकर आते हैं ताकि जो जनता उनसे खुश नहीं है वो क्या है, मतलब रिफॉर्म आएगा तो क्या जनता इनसे खुश होंगे। तो इस कारण से वो क्या करने लगते हैं, एक मतलब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जो जिसका कॉन्सिक्वेंस इनको भी पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला है। वो ऐसा इनिशिएटिव लेंगे कि यूएसएसआर आगे चलकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये इसलिए लेते हैं ताकि यूएसएसआर एक साथ मतलब जितने भी कंट्रीज इसके अंदर में है सब क्या रहे, अच्छे से रह पाए। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो इतना स्टेट का यहाँ पे कंट्रोल रहता है अपने लोगों पे, ये अपने कंट्रोल को क्या करना शुरू कर देंगे, मतलब उनको थोड़ा सा फ्रीडम देना शुरू कर देंगे। वहां पे कुछ डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव क्या करके ये लेकर वहां पे आएंगे ताकि जो वहां के सिटीजन है वो क्या हो, इनसे खुश हो जाए, और जो तुम्हारा सोवियत यूनियन है टूटने का जो बात चल रहा है वो ना हो। The people in the Eastern Europe countries which were part of the Soviet bloc, Germany started to protest against their own government and Soviet control। अब देखो वही बता रखा हूं, जो जर्मनी दो भाग में हुआ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो ईस्ट का कौन कंट्रोल कर रहा है, सोवियत यूनियन। तो जो वहां के लोग थे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसी के खिलाफ क्या कर दे रहे हैं, प्रोटेस्ट करने लगे अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट इनके लिए कौन है, जो तुम्हारा सोवियत यूनियन है वही गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि वो एरिया किसके अंडर में आ रहा है, सोवियत यूनियन के अंडर में आ रहा है। Unlike in past, Soviet Union under Gorbachev did not interfere when the disturbance occurred and the communist regime collapsed one after another। अब देखो क्या हो रहा है, इससे पहले भी जितना प्रोटेस्ट होता था जो तुम्हारा सोवियत यूनियन है वहां पे, तो जो तुम्हारा कम्युनिस्ट रिजीम यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन को रूल कौन कर रहा है, जो कम्युनिस्ट है वो कर रहा है। तो हमेशा कम्युनिस्ट रिजीम क्या करती थी, उसमें इंटरफेयर कर जो भी यहाँ पे आंदोलन हो रहा है उसको शांत करके दबा देती थी। पर इस बार जो गोरबाचेव क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं, और इस कारण से क्या होता है, एक एक करके जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री, जितने भी कंट्री इनके अंडर में थे क्या हो जाएंगे, अलग अलग एक इंटीग्रेट, मतलब अपने आप को इनसे अपना आजादी क्या करेंगे, घोषित कर देंगे। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within USSR that has hastened its reintegration. Gorbachev initiated the policy of the economic and political reform and democratization within the country. The reform were opposed by leader within the Communist Party। अब देखो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे गोरबाचेव क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनको क्या कर देंगे, वहां पे ऐसा इनिशिएटिव लेकर आएंगे ताकि मतलब लोगों को खुश किया जा सके। पर ये जो इनका इनिशिएटिव रहता है, ये लोग उतना से मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो उतना से नहीं खुश रहते हैं। और जब गोरबाचेव इनिशिएटिव लेकर ही आ रहे थे तो इनके ही पार्टी के लोग इसके क्या थे, इसके अगेंस्ट में थे। उनका क्या कहना था कि अभी तक जैसे जितने भी कम्युनिस्ट लीडर आ रखे हैं, जैसे ऐसे प्रोटेस्ट को हैंडल किए आप भी क्या करो, सेम वे में करो। पर इनका क्या कहना था, नहीं, मतलब कुछ तो इनको बेसिक जो राइट होता है ये इनको क्या होना चाहिए, मिलना ही चाहिए। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliner. The people has tasted freedom by then and did not want to the old style rule of the Communist Party। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में ही क्या हो जाएगा, एक कूप होगा, यानी क्या होगा, तख्ता पलट होगा। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे तुमको गोरबाचेव को हटा दिया जाएगा, और जो पार्टी के हार्ड लाइनर थे, जो उनसे अलग तरीके से पार्टी को चलाना चाहते थे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको पार्टी को अपने अंडर में ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब मान लो किसी को थोड़ा सा आज़ादी दे दिया गया है तो उसको आज़ादी का बेनिफिट तो दिख गया है, जिसको पूरा दबा के रखा जा रहा है अगर उसको आज़ादी का थोड़ा सा टेस्ट करा दिया गया तो अब वो रहना चाहेगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मेरे को इतना सा आज़ादी मिला है, मेरे को क्या चाहिए, पूरा आज़ादी चाहिए। Boris Yeltsin emerged as a national hero in opposing this coup. The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. Power began to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more
यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन विच सॉ देमसेल्फ एज अ सोवरेन स्टेट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा बोरिस येल्टसिन है ये क्या करते हैं, एक नेशनल हीरो के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग कूप कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ में, उसके ये क्या रहते हैं, अगेंस्ट में रहते हैं। तो जो जनता नहीं चाहती थी कि कूप हो, वो उनके क्या हो जाएंगे, ये हीरो बन जाएंगे। यहीं चल के आगे जो तुम्हारा बोरिस येल्टसिन है ये क्या बनेंगे, रसिया के पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। कौन बनेंगे, ये जो आदमी है जिसका क्या नाम है, बोरिस येल्टसिन, ये आगे चल के रसिया का पहला क्या बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। अब देखो, बोलो, ये रहा। ये आगे चल के जब रसिया भी अपने आप को इससे आजादी डिक्लेयर कर लेगा, यूएसएसआर से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आगे चल के ये आदमी रसिया के पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लो। अब देखो यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है, जो यूरोप साइड के जो कंट्रीज जो तुमको इसके अंडर में थे, किसके अंडर में, यूएसएसआर के अंडर में थे, तो वो क्या करने लगते हैं, वो अपने आप को कैसे देखने लगते हैं, अब हम क्या है, एक आजाद देश है। मतलब उनको तो पहले थोड़ा थोड़ा राइट दे दिया था गोरबाचे ने, अब जब गोरबाचे उनको थोड़ा राइट दे दिया, तो आगे चलकर वो क्या करेंगे, एक एक करके अपने अपने आजादी का वो क्या कर देंगे, घोषणा कर देंगे कि अब मैं यूएसएसआर का पार्ट नहीं हूं। The Central Asian Republic did not ask for independence and wanted to remain within the Soviet Federation। अब देखो, अब सोवियत यूनियन बड़ा तो बहुत ज्यादा था। सोवियत यूनियन, अगर कोई वर्ल्ड का मैप देखेगा तो सोवियत यूनियन किधर था, यूरोप, जो तुम्हारा यूरोप है, पहले तो रसिया, पूरा रसिया, फिर रसिया के बगल जितने कंट्रीज हो गए वो, और रसिया के नीचे जितने कंट्रीज थे, कहां तक, इंडिया के अफगानिस्तान बॉर्डर तक, जो तुम्हारा तजाकिस्तान है वो भी किसके अंडर में आता था, यूएसएसआर के अंडर में आता था। तो जो तुम्हारा एशियन, सेंट्रल एशियन, उन्हीं कंट्री को बोला जाएगा जो यूएसएसआर के नीचे है और इंडिया के ऊपर है। उस वाले रीजन के जितने कंट्रीज हो गए, जैसे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद हो गया तुम्हारा उज्बेकिस्तान, फिर हो गया मंगोलिया, ये सब कंट्री किसके अंडर में आ रहा है तुमको, उस समय यूएसएसआर के अंडर में आ रहा है। तो ये क्या चाहते थे, ये नहीं चाहते थे यूएसएसआर से ये आजादी, ये खुश थे, वो उसी सिस्टम में खुश थे। किस सिस्टम में, यूएसएसआर के सिस्टम में खुश थे। पर यूएसएसआर से आजादी कौन चाह रहा है, जो यूरोप साइड के कंट्रीज हैं वो चाह रहे हैं। In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR, declared that Soviet Union was disbanded, the Communist Party of Soviet Union was banned, capitalism and democracy was adopted as the base for the post-Soviet republic। अब देखो क्या किया जा रहा है, किसके लीडरशिप में, वही जो आगे चल के रसिया के पहले क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। येल्टसिन के अंडर में क्या, रसिया, यूक्रेन और बेलारूस एक साथ क्या कर देगा, अपने आजादी का घोषणा कर देगा और बोलेगा कि आज से जो तुम्हारा यूएसएसआर है क्या हो गया, बंद हो गया, कोई यूएसएसआर नहीं है। और जो वहां पे पार्टी रूल करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उसको भी क्या कर दिया गया, यहाँ पे बैन कर दिया गया। और जो तुम्हारा सोशलिज्म का मॉडल था उसको हटाकर अब ये कंट्री कौन सा मॉडल अपना रही है, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अपनाया जा रहा है, लोकतंत्र अपनाया जा रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम मतलब यूएस में चला आ रहा था वो अपनाया जा रहा है। ठीक, अब यहीं पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा यूएसएसआर है यहाँ पे, उसका क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखो अगले जो यूएसएसआर को लीड करने वाले लीडर थे, पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं लोग यहाँ पे, जो तुम्हारे व्लादिमीर लेनिन है। तो लेनिन के बारे में पढ़े, लेनिन कब तक थे, 1924 तक थे, 1917 से लेकर 1924। तब ये देखो ये कौन है, जोसेफ स्टालिन, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1879, कब तक है, 1953। सक्सेसर ऑफ लेनिन एंड लेड सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन 1924 टू 1953। अब देखो कब तक यूएसएसआर को ये लीड करेंगे, कब तक प्रेसिडेंट है, वहां के हेड है 1924 से 1953। Began rapid industrialization and forcible collectivism of agriculture, credited with Soviet victory in the Second World War, was responsible for the Great Terror of the 1930 authoritarian functioning and elimination of rivals within the party। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जाए, इनके बारे में क्या बोला जा रहा है, इनका अचीवमेंट क्या है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो तुम्हारा यूएसएसआर में होता है, कब होता है, इन्हीं के टाइम पे होता है। उसके बाद लोगों से जबरदस्ती एग्रीकल्चर का काम करवाने, किसी से भी करवाना है, सबसे करवाने का काम ये इनिशिएटिव कौन लेकर आता है, यही आदमी लेकर आता है। और यूएसएसआर को सेकंड वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री मिलता है, उस समय प्रेसिडेंट भी कौन रहता है, यही आदमी है। उसके बाद क्या बोला जाता है, एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द ग्रेट टेरर ऑफ 1930, जो तुम्हारा 1930 में यूएसएसआर में बहुत सारे लोगों को मारा जाता है जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, वो उसमें भी किसका हाथ है, यही है। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट यही है। और अपने ही पार्टी के जो लीडर्स थे जो इसके अगेंस्ट में थे, मतलब मान लो एक पार्टी है तो एक पार्टी में तो और भी लीडर होंगे जो चाहेंगे मेरे को भी प्रेसिडेंट बनना है, तो उन सबको मारने वाला भी कौन है, मरवाने वाला वो भी यही है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये एक बहुत क्रूर
शासक था। अब देखो आगे बढ़े उससे पहले एक और लीडर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे निकिता क्रुश्चेव। अब देखो इनका डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक है, 1894 टू 1971 तब तक जिंदा है। अब देखो स्टालिन, पहले तुम्हारा लेनिन कब तक रहा, 1924 तक, 1924 से लेकर तुम्हारा 1953 तक कौन रहता है, तुम्हारा स्टालिन। स्टालिन के बाद कौन रहेगा, अब यहाँ पे जो निकिता क्रुश्चेव है ये रहेंगे कब से कब तक, 1953 टू लेकर 1964 तक। इनको क्या बोला, डिनाउंस स्टालिन लीडरशिप स्टाइल एंड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म इन 1956, सजेस्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद इन द वेस्टर्न, इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग पॉपुलर लिबेरियन इन हंगरी एंड इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनका कुछ अचीवमेंट है, जैसे स्टालिन बहुत ज़्यादा क्रूर लीडर था, उस लीडरशिप को ये क्या करते हैं, हटाते हैं और कुछ रिफॉर्म लेकर आते हैं, मतलब कुछ उतना ये उस जैसे स्टालिन हार्ड लाइनर था उतना ही हार्ड लाइनर नहीं होते हैं। उसके बाद क्या बोला जाता है, बोलते हैं कि हमको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना है, किसके साथ, वेस्ट के साथ, मतलब शांति के साथ, जो वेस्टर्न कंट्री यानी यूएस हो गया और तुम्हारा यूरोप है वो भी रहे और हमको भी रहना है। आगे चल के हंगरी को इन्वेड करने में भी इन्हीं का हाथ माना जाता है। जब हंगरी में पीपल जो लोग होते हैं क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तो वहां पे दबाया जाता है और हंगरी को क्या कर देंगे, ये इन्वेड कर देंगे। और जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस होता है, मैं लास्ट क्लास में बताया था उसके बारे में, जब बात हम लोग का चल रहा था कि कहाँ पे क्यूबा कंट्री है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में और जो यूएसए है उसके नीचे, वहां पे ये क्या करते हैं, जो यूएसएसआर होता है वो क्या करता है अपना वहां पे जाके मिसाइल भेज देता है यूएस के एकदम सामने, तो उसको डर रहता है कि ये कभी भी फायर होगा तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे कंट्री को यहाँ पे बहुत सारा बर्बादी हो सकता है। अब देखो यहां से क्या है, द डिक्लेरेशन ऑन द डिइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स सीआईएस केम एज सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वन। द exclusion of this republic was an issue that was quickly solved by making them founding member of the CIS. Russia was now accepted as the successor of the state of Soviet Union. It inherited Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted all international treaties and commitments of the Soviet Union. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूएसएसआर का जैसे ही यहाँ पे खात्मा होगा और तो एक नया चीज बनाया जाएगा, क्या उसका क्या नाम रहेगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और ये इसका जो हेड कौन रहेगा, ये रसिया रहेगा। तो ये सरप्राइज बहुत सारे कंट्री के लिए इसलिए रहता है यूएसएसआर के, क्योंकि देखो पहले जो मैं जब बताया था, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वो कभी भी नहीं चाहता था यूएसएसआर से अलग होगा ना, यानी जो तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये लोग कभी भी नहीं चाहता था। तो उनको ये लगता है कि इसमें हम लोग को क्या किया गया, इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तो आगे चल के इस गलती को मतलब सुधार के जल्दी से इनको भी फाउंडिंग मेंबर बना लिया जाता है। फिर रसिया क्या करेगा, रसिया को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, जो सोवियत यूनियन का यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट वीटो का जो पावर था और जो सीट था वो किसको दे दिया जाएगा, रसिया को दे दिया जाएगा। तो रसिया इसके बदले क्या करेगा, जो यूएसएसआर का जितना सारा इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स था वर्ल्ड को लेकर, वो क्या कर लेगा, रसिया अपने आप को ले लेगा। मतलब बोला कि रसिया ये बोला कि जितने भी उनके दायित्व थे वो कौन संभालेगा, मैं संभालूंगा, ये रसिया करता है। It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measure with the US. The old Soviet thus was dead and buried. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा सोवियत यूनियन था वो क्या था, खुद न्यूक्लियर स्टेट था। पर जब सोवियत यूनियन में टोटल कितने कंट्री थे, 15 के अराउंड में कंट्री थे। तो जब सोवियत यूनियन अलग अलग बढ़ जाता है तो यहाँ पे सिर्फ मात्र उसमें से एक ही कंट्री आगे निकलता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन रहता है, उसका क्या नाम है, रसिया, यानी बाकी किसी को नहीं दिया जाता है। और आगे चल के रसिया क्या करेगा, तुम्हारा यूएस के साथ मिलकर कुछ डिसआर्ममेंट होता है वो करेगा, और फिर यहाँ पे तुम्हारा ये जो तुम्हारा फाइनली यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा, जो तुम्हारा सोवियत यूनियन है क्या है, और पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो गया है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोवियत यूनियन था ये क्यों अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हाउ डिड द सेकंड
most powerful country in the world suddenly disintegrate? This is a question worth asking, not just for understand the Soviet Union and the end of communism, but also because of it is not the first and the many not to be the last political system to collapse. अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इतना पावरफुल कंट्री था सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बन गया था, और अचानक से ये इतना आसानी से कैसे ये इतना मतलब अलग हो जाता है। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा कम्युनिज्म का मतलब पहला ऐसा सिस्टम था वे ऑफ रूल का जो कोलैप्स करता है, और ना ही लास्ट ऐसा है। तो अब आगे चलकर यही बताया जाएगा कि क्या क्या और रीजन थे जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि वो तो रीजन है ही, आगे जो और रीजन बताया जाएगा कि इनके कोलैप्स होने का और क्या कारण है। While there are unique feature of the Soviet collapse, there are many more general lesson to be drawn from this important case। अब देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कुछ अलग से यहाँ पे रीजन है जो तुम्हारा सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है उनके लिए, पर इससे क्या हमको सीख भी लेना है कि कोई भी सिस्टम अगर ऐसे काम करेगा तो क्या हो जाएगा, वो मतलब ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो देखो क्या है, देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विच फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। देखो पहले वही बोला जा रहा है जो हम लोग पढ़े हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो तुम्हारे वहां के लोगों का मांग था, उनके मांग को पूरा करने में जो सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट थी वो क्या थी, सक्षम नहीं थी। तो पहला मेन रीजन तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है। Economic stagnation for many years led to serve consumer shortage, and large section of the Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly। अब देखो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होता है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इनका क्या होता है, रुक जाता है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, जो कंज्यूमर शॉर्टेज हो जाएगा। क्यों? अब क्योंकि लोगों के पास पैसा ही कुछ नहीं है तो वो कोई चीज खरीद नहीं पाएंगे। तो एक टाइम पे जो इनके लिए सिस्टम अच्छा था वही इस पे क्या करना शुरू कर देंगे, सवाल करना शुरू कर देंगे। सवाल क्यों करेंगे? क्योंकि उनके फायदा का कोई चीज यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। और आगे चल के क्या हो गया, पहले लोग आपस में इस चीज के बारे में बात करते थे, अब लोग खुला होकर गवर्नमेंट के सामने भी इसको बोलने लगेंगे। Why did the system become so weak and why did the economy stagnate? The answer is partially clear. The Soviet economy used much of its resource in maintaining a nuclear and military arsenal and development of its satellite states in the Eastern European and within the Soviet system, the Central 5 Asian Republic in particular. This led to a huge economic burden that the system could not cope with। अब देखो वही बताया जा रहा है कि जो तुम्हारा यूएसएसआर था उसका ग्रोथ अचानक से रुक क्यों जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे बताया गया है कि जो सोवियत जो यूनियन था वो क्या करता था, अपना बहुत ज्यादा पैसा कहाँ लगाता था, मिलिट्री में लगाता था। और जो तुम्हारा यहाँ पे उसके अलावा जो तुम्हारे और भी इसके अंडर में सेंट्रल अफ्रीकन 5 कंट्रीज थे उनके डेवलपमेंट में पैसा लगता था, जिस कारण से क्या हुआ, अब मान लो उसको यूएस से कम्पीट करना है तो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो पैसा न्यूक्लियर और मिलिट्री को संभालने में लगा रहा है। फिर क्या कर रहा है, इतना बड़ा रीजन उसके अंडर में उधर भी देखभाल करना है, तो सब पैसा किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। दिस लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम could not cope at the same time ordinary citizen became more knowledgeable about the economic advance of the west. This could see as the disparity between their system and the system of the west। अब देखो इस कारण से क्या होता है, जो तुम्हारा सोवियत मॉडल है वो क्या होता है, इसको झेल नहीं पाता है और क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे आगे चल के जो उसके सोवियत यूनियन के जितने भी सिटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, जानकार होते हैं, मतलब पढ़ते लिखते हैं, और उनको पता लगता है कि वेस्ट यानी जो तुम्हारा यूएस है उधर का सिस्टम वैसा है और वहां के लोग कितने डेवलप हैं। तो जब उन लोग को ये चीज पता लगेगा तो वो लोग क्या करेगा, अपने सिस्टम को उनके सिस्टम से क्या करेगा, लोग कंपेयर करेगा लोग, तो उनको क्या दिखेगा, वेस्ट वाले तो हमसे बहुत ज्यादा आगे है, तो लोग इससे भी क्या होंगे, इस सिस्टम से खुश नहीं होंगे। After years of being told that Soviet system was the better than Eastern capitalism, the reality of its backwardness came as a political and a psychological shock। अब देखो लोगों को तो पहले गुमराह करके किस चीज में रखा जाता था कि ये बोला जाता था, उनको पढ़ाया जाता था कि हमारा ही जो सिस्टम है वो क्या है, अच्छा है। किनसे, वेस्टर्न सिस्टम से हमारा सिस्टम अच्छा है, यानी यूएस वालों से ज्यादा अच्छा किसका है, हमारा है। पर जो जब लोग देखते हैं तो उनको अचानक से क्या होता है, शौक पड़ता है, वो लोग देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ पे धोखा हो रखा है।
लोगों को शुरू से जब शुरू से लोगों को जो यहाँ पे यूएसएसआर है अपने लोगों को क्या समझाता है कि जो हमारा काम करने का जो मॉडल है, जो हमारा तरीका है, जहाँ पे सिंगल पार्टी है, सब कुछ है, पूरा स्टेट कंट्रोल के अंडर में है, वही सिस्टम क्या है, सबसे बेस्ट है। पर जब लोग जागरूक होते हैं, जब लोग देखते हैं कि वेस्टर्न हमारे से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो वो इस चीज़ को क्या देखते हैं और देखने के बाद उनको पता चलता है कि हम लोग को क्या गलत बताया गया है, तो इस कारण से लोग क्या हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people. अब देखो जो तुम्हारा सोवियत यूनियन का जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो तुम्हारा काम है वो भी क्या है, लोगों के लिए वो अकाउंटेबल नहीं है, वो भी एक तरीके से क्या हो गया है, रुक गया है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, सोवियत जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोवियत यूनियन को कितने साल तक रूल करती है, 70 साल से ज्यादा, पर वो अपने लोगों के जवाब दे रही, जो उनको गवर्नमेंट से कुछ भी पूछना होगा तो उसके जवाब देने के लिए उनके वहां पे कोई नहीं है, तो लोग इससे खुश होंगे नहीं होंगे इस सिस्टम से। Ordinary people were alienated by the slow and shifting administration, rampant corruption, and the inability of the system to correct its mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness in the government, and the centralization of authority in the vast land. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो ऑर्डिनरी पीपल है अपने सरकार से अपने आप को क्या उनको लगता था कि वो हमारे लिए क्या है, मतलब सरकार हमको ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे हम उनके लिए एलियन है। अब वही बोला जा रहा है आगे चल के गवर्नमेंट में इतना ज्यादा करप्शन था और जो तुम्हारा सिस्टम था वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं था, अपने सिस्टम को ओपन करने के लिए तैयार नहीं था। अब यूएसएसआर तुम्हारा इतना बड़ा रीजन है और इतना बड़ा रीजन को एक सेंट्रलाइज पावर एक जगह से रूल कर रहा है, वो पॉसिबल था? उतने सारे रीजन को एक जगह से कैसे कोई कंट्रोल कर पाएगा? इंडिया में भी है, तो इंडिया में जो स्टेट हो गए, अलग अलग स्टेट को अपना अपना पावर दिया गया है, उनके पास राइट है अलग अलग टाइप का लॉ बनाने का, पर वहां पे वैसा कुछ नहीं है। Worse still, the party bureaucrats gained more leverage than the ordinary citizen. People did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost public backing. अब देखो जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स है वो क्या कर रहे हैं, उनको अलग सा ट्रीटमेंट मिलता था, तो लोग ये सब क्या देखते थे, वो जो वहाँ का रूलर है उनसे क्या अपने आप को अलग फील करना शुरू कर दिए कि वो लोग अलग है, इसी सिस्टम में वो लोग हमसे ज़्यादा मतलब अमीर है, वो लोग उनको अलग सा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है, जिस कारण से क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगा, जो लोगों का सपोर्ट रहता है वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट वो सपोर्ट उसका वो सपोर्ट खत्म हो जाएगा। Gorbachev reform promised to deal with this problem. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosen administrative system. You may wonder why Soviet Union's collapse in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reform. अब देखो ये सब दिक्कत गोरबाचेव को क्या हो गया था, समझ आ गया था, तो गोरबाचेव क्या करता है, इन सब दिक्कत जो वहां की जनता की दिक्कत है उसको खत्म करने के लिए क्या करेगा, सिस्टम में रिफॉर्म लाना शुरू करेगा। तो फिर मान लो जब रिफॉर्म ला रहा है फिर भी क्यों कोलैप्स हो जा रहा है, तो यहीं पे पूछा जा रहा है कि मान लो जब डॉक्टर को बीमारी का पता चल गया है फिर भी डॉक्टर बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर पाया, लोग मतलब जो बीमारी ठीक करते करते जो तुम्हारा पेशेंट था वो मर क्यों गया, यही यहाँ पे क्या बताया जाएगा। Here is why the answer become more controversial and we have to depend on future historians to guide us better. अब देखो अभी भी यहाँ पे जो इसका एक एक्यूरेट आंसर, जो क्लियर आंसर होता है वो नहीं है। इसके लिए क्या है, जो आगे चल के जितने भी हिस्टोरियंस कोट करेंगे, लिखेंगे इसके बारे में, तब हमको क्या पता चलेगा, इसके बारे में अच्छे से हमको क्या पता चलेगा। The most basic answer seemed to be that the Gorbachev carried out his reform and loosened the system as he set in motion force and expectation that few could have predicted and become virtually इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। अब देखो पहला तो यही बोला जा रहा है कि जो गोरबाचेव है वो लोगों को क्या आजादी का वो जो टेस्ट होता है वो उनको चखा चुका था, तो जिस कारण से क्या थे, अब लोग उसके अंडर मतलब लोग को जब इतना मिला है तो लोग क्या क्या चाहेंगे, हमको और ज्यादा मिले। तो एक कोलैप्स का मेन रीजन क्या ये भी माना जाता है। There were section of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his method। अब देखो गोरबाचेव क्या कर रहा है, पहले वाले जो जितने भी रूलर है वो तो यहाँ पे रिफॉर्म लेकर नहीं आ रहे, गोरबाचेव रिफॉर्म लेकर आ रहा है, पर सोवियत यूनियन में कुछ ऐसे भी लोग थे वो क्या चाहते थे कि इस स्पीड से रिफॉर्म ना आए और ज्यादा तेजी से रिफॉर्म लेकर आए, उनका ऐसा मतलब कहना था। वो उनके में बिल्कुल धैर्य नहीं बचा था, क्यों, क्योंकि वो लोग इतने साल का जो तुम्हारा वन पार्टी सिस्टम का रूल देखते आ रहे थे उससे वो लोग क्या हो चुके थे, परेशान हो गए थे लोग। Other especially member of the Communist Party and those who served by the system took exactly the opposite view. They felt that their power and privilege was eroding and Gorbachev was moving too quickly. अब देखो
लोग का सोच क्या है कि गोरबाचे मतलब रिफॉर्म लेकर आया, पर वो जितना रिफॉर्म लेकर आना चाहिए था उतना नहीं लेकर आया, काफी स्लो लेकर आया। और उसके अलावा वो दे रखा है कि लोगों को आजादी थोड़ा सा मिल गया था तो लोग और आजादी मांग कर रहे थे। पर यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के खुद लीडर थे उनका अलग इसमें व्यू है। वो क्या बोलते हैं, वो उनका ये कहना है कि जब गोरबाचे ऐसा किया, इसी का मतलब गोरबाचे जो पावर प्रिविलेज हमको मिलता था वो धीरे धीरे सिस्टम में कम होने लगा, और गोरबाचे जो रिफॉर्म लेकर आया वो काफी ज्यादा तेज था। मतलब सिटीजन का कहना है कि जो गोरबाचे का रिफॉर्म है वो काफी ज्यादा स्लो है, पर जो इसके पार्टी मेंबर है उनका क्या कहना है बहुत ज्यादा तेज है। क्यों? क्योंकि इनके लिए तो एक घाटा का चीज है, इसलिए इनको लग रहा है। तो यही जब यूएसएसआर का कोलैप्स का रीजन लिखा जा रहा है तो उसमें से इनके पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं कि एक ये रीजन था। अब देखो, इन दिस टग ऑफ वॉर गोरबाचे लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन, इवन दोज हु वर विथ हिम बिकेम disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policy। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस रस्साकसी में क्या हो रहा है, जो गोरबाचे था दोनों साइड से अपना जो सपोर्ट था वो लॉस कर चुका था। लोगों में अपना जो सपोर्ट था उसका वो भी चला गया, और जो इसके पार्टी के लोग हैं रिफॉर्म करने से वो भी इससे नाराज हो गया। तो इससे क्या हो गया, गोरबाचे मतलब इसके दोनों जो सपोर्टर थे, पार्टी वाले भी और लोग भी, वो इससे सब चले गए, जिस कारण से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे यूएसएसआर का पतन होने का एक मेन रीजन ये भी है। और इसके साथ जो कुछ लोग भी थे वो क्या बोलते हैं, गोरबाचे जो इनिशिएटिव लेकर आया था वो अपने इनिशिएटिव को लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाया। जो इसके जो फिर भी आगे चल के इसके साथ रहते हैं, सपोर्टर रहते हैं, उनका ये क्या नाम रहता है। All this might not have led to the collapse of Soviet Union, but for another development that surprised most observer and indeed many insider, the rise of nationalism and the desire for sovereignty within the various republics including Russia, the Baltic Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia and other proved to be final and the most immediate cause for deintegration of the USSR। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उतना सारा रीजन है, मान लो अगर वो सब रीजन नहीं भी होता है, पर यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज और है जो ध्यान देने वाला है, जो इसके जो देश में अंदर ही जितने भी 15 अलग अलग कंट्री थे वो क्या करते हैं, वहां पे नेशनलिज्म का मूवमेंट शुरू हो जाता है। मतलब वो अपने अपने रीजन का क्या चाहते हैं, यहाँ पे यूएसएसआर से आजादी चाहते हैं। तो इसमें सबसे कौन कौन है, रसिया हो गया, बाल्टिक रिपब्लिक हो गया जैसे प्रेजेंट डे इस्टोनिया, लावेतिया और लिथुआनिया, ये कंट्री हो गए, और साथ में यूक्रेन, जॉर्जिया में भी क्या हो रहा था, वहां के लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस चीज का मांग कर रहे थे, हमको क्या चाहिए, अपना एक अलग सा देश चाहिए। अब उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। One view is that the nationalist urge and feeling were very much at the work throughout the history of Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet state. This is a what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and the diversity of the Soviet Union and its growing internal problem. Other things that Gorbachev reform speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and the ruler could not control it। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो तुम्हारा जो गोरबाचेव के द्वारा दिया गया था राइट, वो क्या करता है, नेशनलिज्म का मांग वहां पे लोगों को शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा फ्रीडम वो लोग चख लिया है। और कुछ ये सोचते हैं कि जो गोरबाचेव रहता है इस कारण से क्या हो जाएगा, जो वो लोग के अंदर अपने देश के प्रति, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट के प्रति और ज्यादा उनका भावना क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, अब हमको क्या चाहिए, एक अपना हमारा देश चाहिए ही। अब हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे लोग, अब किसके बारे में यहाँ पे मिखाइल गोरबाचेव, इनका डेट ऑफ बर्थ कब है, 1931। हाँ, अब जब तक ये बुक लिखा आया है तब तक तो ये जिंदा है, इसलिए इनका यहाँ पे डेथ का नहीं दिया हुआ है। अपडेटेड मुझे भी ध्यान नहीं है। अब यहाँ पे देखो, लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, कब से कब तक, 1985 टू 1991। सोवियत यूनियन के आखिरी लीडर ये है। इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ Estonia, restructuring and openness, stopped the arms race with the US, withdraw Soviet troops from the Afghanistan and Eastern Europe, help in the unification of Germany, ended the Cold War, blame for the disintegration of the Soviet Union। अब इनके कुछ काम को याद कर लिया जाए हम लोग, क्या क्या है। पहला क्या बोला जाता है कि जब यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे तो जो यूएस कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस के साथ आर्म रेस रहता है वो क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। फिर क्या करेंगे, अफगानिस्तान में जो इनके ट्रूप्स थे वो इन्वेड किए हुए थे अफगानिस्तान को, वहां से अपने ट्रूप्स को क्या वापस बुला लेंगे। इन्हीं से लड़ने के लिए जो तुम्हारा यूएसए क्या करता है, वहां पे तालिबान को खड़ा कर देता है।
वो यूएस के द्वारा खड़ा किया जाता है तालिबान इसी यूएसएसआर से लड़ने के लिए, और आगे चल के वही तालिबान तुम्हारा अमेरिका के अगेंस्ट में हो जाएगा, और फिर उसी तालिबान को अमेरिका तुमको अफगानिस्तान से हटाएगा, और फिर आगे चलकर 2021 में वही तालिबान फिर से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहता है यूएस के सपोर्ट से क्या करेगा, उसको ओवरथ्रो करके अब तालिबान मतलब अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले रखा है। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आगे ये बोला जर्मनी का यूनिफिकेशन में भी इनका बड़ा हाथ है। क्यों? जब बर्लिन का वॉल गिरेगा तो जो तुम्हारे वेस्टर्न और ईस्टर्न जर्मनी है वो क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो उसके जो मिलाने का भी श्रेय किसको दिया जाता है, इनको दिया जाता है। कोल्ड वॉर खत्म होने का भी श्रेय किसको दिया, श्रेय इनको दिया जाता है। पर कुछ लोग इनको ब्लेम भी करते हैं। ब्लेम क्यों करते हैं? क्योंकि जो सोवियत यूनियन है उसका डी इंटीग्रेशन किसके कारण हुआ है, इनके कारण हुआ है। जो वहां के लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं। हाँ, ये इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। रीस्ट्रक्चरिंग, ये जब आते हैं रिफॉर्म लेकर आते हैं तो रिफॉर्म क्या रहेगा, वही तो रहेगा, रीस्ट्रक्चरिंग का रिफॉर्म रहेगा जो मैं बता रखा हूं। और ओपननेस का, अपने कंट्री के जो लोग हैं उनको क्या करेंगे यहाँ पे और ज्यादा उनको राइट देंगे। तो इन दोनों, ये रशियन लैंग्वेज का टर्म है, उसी का यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे बता रखा है। अब देखो गोरबाचे से पहले जो एक और प्रेसिडेंट थे उसके बारे में हम लोग पढ़ना भूल गए हैं लोग, वो ये है। देखो सबसे पहले जो तुम्हारे यूएसएसआर है उसके प्रेसिडेंट कौन है, लेनिन। लेनिन के बाद कौन बनेंगे यहाँ पे, स्टालिन। स्टालिन के बाद कौन बनेंगे स्टालिन के बाद यहाँ पे तुम्हारे बनेंगे निकिता क्रुश्चेव। उसके बाद यहाँ पे निकिता क्रुश्चेव के बाद कौन बनेंगे यहाँ पे तुम्हारा लेनॉइड है ये। और इनके मरने के बाद जो आखिरी यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनका क्या नाम है, गोरबाचे। तो इनके बारे में क्या है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 1906 टू लेकर 1982। लीडर ऑफ सोवियत यूनियन कब से कब तक, 1964 टू 1982। अब देखो प्रपोज एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम एसोसिएटेड विद द डिटेनी फेस इन रिलेशन विद द यूएस एंड इन्वॉल्व इन सुप्रेसिंग अ पॉपुलर रेबेलियन इन चेकोस्लोवाकिया इन्वेडिंग अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान रीजन को जब यूएसएसआर तुमको इन्वेड करेगा, अपने ट्रूप्स को भेजेगा, तब उस समय प्रेसिडेंट कौन है, लेनॉइड है, ये है। और वो तब का रीजन रहता है। और अपने ट्रूप्स को वापस कौन बुलाएगा, जब गोरबाचे प्रेसिडेंट बनेंगे वो बुलाएंगे। और क्या बोला जाता है, चेकोस्लोवाकिया आगे चलकर दो कंट्री बनता है, एक चेक रिपब्लिक और एक और। तो ये यूएसएसआर के टूटने के बाद तो वहां के लोग जब आजादी का मांग करते हैं तो उस आजादी मतलब उस रेबेलियन को भी दबाने में इनका क्या हाथ माना जाता है। अब देखो कुछ यहाँ पे टाइमलाइन है। देखो पहला टाइमलाइन क्या है, 8 मार्च 1985। तो मिखाइल गोरबाचे इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन अपॉइंट्स बोरिस स्टालिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म इन द सोवियत यूनियन। तो ये क्या बने इस मंथ में 85 में तुम्हारा जो तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है उसके जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। और बोरिस यल्त्सिन को क्या बनाएंगे, जो तुम्हारा मॉस्को है कम्युनिस्ट पार्टी का वहां का हेड बना देंगे। और सीरीज ऑफ क्या करेंगे, ये रिफॉर्म लेकर आएंगे। क्या कौन सा रिफॉर्म रहेगा, वही जो तुम्हारा ओपननेस का और जो तुम्हारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने का काम ये वो लेकर आएंगे। फिर देखो दूसरा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है 1998 का जून का मंथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगेन इन लुथेनिया, लेटर सेपरेट टू इस्टोनिया एंड लवातिया। अब देखो ये बाल्टिक रीजन की 3 कंट्री है। सबसे पहले वहां के लोग क्या आजादी का मांग करना शुरू कर देते हैं कब, 1988 में। आगे चलकर ये कहां तक फैल जाएगा, एस्टोनिया और लतीविया में। अब उसके बाद देखो क्या होगा 1 साल बाद। अब टाइम पीरियड है तुमको अक्टूबर 1989। अब यहाँ पे क्या होगा, सोवियत यूनियन डिक्लेयर दैट द वार्सो पैक्ट मेंबर आर फ्री टू डिसाइड देयर ऑन फ्यूचर, बर्लिन वॉल फॉल्स इन नवंबर। देखो अक्टूबर में जो वार्सो पैक्ट बना था, क्यों बना था, नाटो के काउंटर करने के लिए क्या बना था, वार्सो पैक्ट बना था। तो वार्सो पैक्ट में ये था कि जितने भी वार्सो पैक्ट के मेंबर है वो किसके हिसाब से चलेंगे, इसी के हिसाब से चलेंगे। पर आगे यहीं पे क्या बोल दिया जाएगा 89 में कि अब जितने भी मेंबर है वार्सो पैक्ट के वो फ्री हैं अपने फ्यूचर को अपने तरीका से डिसाइड करने के लिए। नवंबर में ही इसी साल में क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो तुम्हारा बर्लिन का जर्मनी के ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी के बीच में जो वॉल था बर्लिन वॉल, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और जर्मनी यूनिफाइड हो जाएगा। फिर देखो अब टाइम पीरियड है तुम्हारे यहाँ पे 1990 का फरवरी का मंथ है। गोरबाचेव स्ट्रिप एज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इट 72 ईयर लॉन्ग मोनोपोली ऑन पावर बाई कॉलिंग ऑन द सोवियत पार्लियामेंट। देखो सोवियत पार्लियामेंट का क्या नाम है, ड्यूमा, टू परमिट मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स। अब देखो जैसे कि मैं बताया था
सोवियत यूनियन में कौन सा मॉडल है सिंगल पार्टी सिस्टम का, यानी कौन वहां पे मेन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो 1990 फरवरी का मंथ है, यहाँ पे गोरबाचेव क्या बोल रहे हैं कि जो 72 साल का ये सिस्टम था सिर्फ एक पार्टी का, अब इसको खत्म किया जाएगा, अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टी क्या करेंगे, चुनाव को लड़ सकेंगे। अब देखो फिर 1990 का ही मार्च महीना, एक मंथ बाद, अब देखो क्या हो जाएगा, लिथुआनिया बिकम्स द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि सोवियत यूनियन से पहला जो देश था वो आजाद होने वाला कौन सा देश है, वो उसका क्या नाम है, लिथुआनिया। अब देखो अब फिर तुमको आ जाएगा 2 मंथ बाद, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जून का महीना है 1990 का, रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। सबसे पहले ये लिथुआनिया अपना इंडिपेंडेंस को अनाउंस कर रहा है, फिर कौन कर रहा है यहाँ पे, रसिया भी तुम्हारा सोवियत यूनियन से क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। फिर अब देखो यहाँ पे फिर 1991 जून का टाइम है, येल्ट्सिन नो लॉन्गर इन कम्युनिस्ट पार्टी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। जो येल्ट्सिन क्या था, पहले कम्युनिस्ट पार्टी में था, ये क्या करेगा, छोड़ देगा कम्युनिस्ट पार्टी को और आगे चल के क्या बन जाएगा, रसिया का तुम्हारा प्रेसिडेंट बन जाएगा। बोरिस येल्ट्सिन जो गोरबाचेव के द्वारा मॉस्को में उस पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को मतलब अपॉइंट किया गया था। फिर देखो अगस्त का महीना है 1991 का, द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर स्टेज एंड एप्रोप्रिएट कूप अगेंस्ट द गोरबाचेव। ये हम लोग पढ़े हुए हैं लोग, अगस्त 1991 में क्या है, गोरबाचेव के खिलाफ ही उसके पार्टी वाले क्या करेंगे, यहाँ पे कूप का प्लान रेडी करते हैं लोग, तख्ता पलट का। सेम 1991 सितंबर में क्या होगा, 3 Baltic republics of Estonia, Latvia, Lithuania become UN member, later join NATO in March 2004। अब देखो लिथुआनिया पहले ही आज़ादी मतलब अपना घोषित कर चुका है, अब 2 और इस्टोनिया और लताविया क्या करेंगे लोग, ये भी अपना जो तुम्हारा यूएसएसआर है उससे अपने आज़ादी को घोषित कर देंगे लोग, और यूएन के क्या हो जाएंगे लोग, मेंबर बन जाएगा सब, और आगे नाटो का भी ये सब ज्वाइन कर लेगा सब 2004 में। नाटो किसका है, ये जो यूएस का मिलिट्री अलायंस है वो है। अब फाइनली 1991 दिसंबर में क्या होगा, रसिया, बेलारूस, यूक्रेन डिसाइडेड टू अन्यूल द 1922 ट्रीटी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर एंड एस्टैब्लिश द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ज्वाइन CIS, जॉर्जिया ज्वाइंस लेटर इन 1993, रसिया टेक ओवर द यूएसएसआर सीट इन UN। यही सब कहानी ऊपर मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। क्या हुआ यहाँ पे, जो तुम्हारा रसिया, बेलारूस, यूक्रेन है, जो 1922 का ट्रीटी था जिससे यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट होता था, वो क्या हो जाएगा, वो उसको खत्म कर दिया जाएगा, और एक चीज तुमको स्थापना किया जाएगा जिसका क्या नाम है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। पहले उसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्री है जैसे ये तुम्हारे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब, इसको पहले ज्वाइन नहीं किया जाएगा, आगे चल के वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, और सेम मतलब 2 साल बाद क्या जॉर्जिया जो कंट्री है वो भी इसका मेंबर बन जाएगा। फिर आगे क्या होगा, रसिया को सीट मिल जाएगा, जो यूनाइटेड नेशन में यूएसएसआर का सीट था सिक्योरिटी काउंसिल में, वो किसको मिल जाएगा, अब रसिया को। और फाइनली दिसंबर 25, 1991 गोरबाचेव रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन कब खत्म हो जा रहा है तुम्हारा, 25 दिसंबर 1991 को, और जो गोरबाचेव थे वो क्या हो जाएंगे, अपने जो प्रेसिडेंट थे उससे रिजाइन कर देंगे। तो ऐसे चल के जो तुम्हारा सोवियत यूनियन था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाएगा ऑफिशियली। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, जो तुम्हारा सोवियत यूनियन अब डिसइंटीग्रेट हो रखा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, मतलब क्या क्या अब इसके परिणाम है वो हमको देखने को मिलेगा। तो कोलैप्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इनके कोलैप्स से जो तुम्हारे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स है उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अब एक ही करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे लोग। लेट अस नोट दैट 3 ब्रॉड काइंड ऑफ एंडरिंग चेंज दैट रिजल्टेड फ्रॉम इट। मतलब मेन 3 ऐसा कुछ बदलाव हमको देखने को मिलेगा। ईच ऑफ दिस हैड अ नंबर ऑफ इफेक्ट दैट वी कैन नॉट लिस्ट हियर। अब इन 3 का अपना बहुत सारा अलग अलग इसका परिणाम है। अब उसको हम लोग यहाँ पे इस बुक में इस लेवल पे हम लोग उतना एडवांस वे में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। First of all, it means that end of Cold War confrontation, the ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore। अब देखो पहला क्या है, पहला ये है कि कोल्ड वार खत्म हो रहा है। और कोल्ड वार खत्म होते कोल्ड वार क्यों था, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल यहाँ पे डिस्प्यूट था कि सोशलिस्ट सिस्टम ऊपर रहेगा या फिर जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था यूएस का वो यहाँ पे प्रिवेल करेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब तुम्हारा यूएसएसआर का यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। Since this dispute had engaged the military of the 2 blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapon and had led to the existence of military blocs, the end of the confrontation demanded an end to this arms race and a possible new peace। अब देखो
जो तुम्हारा दो कोल्ड वॉर में दो ये कंट्री आमने सामने आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये लोग एक दूसरे से compete करने लग, किस चीज में compete कर रहे हैं लोग, आर्म्स में, आर्म्स रेस इन लोग के बीच में हो रहा है। तो अब मान लो दोनों जो अलग अलग मतलब आइडियोलॉजी के देश हैं, इनके अंडर में जो भी है, इनको संभालने के लिए क्या बहुत सारे मिलिट्री पे इनको खर्च लगता होगा और पैसा चाहिए इसके लिए, और ये लोग इसके लिए क्या करते हैं, लोग न्यूक्लियर वेपन को बनाता है सब, उसको कंट्रोल करके रखना। तो मान लो एक सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, तो वो सब कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जो पैसा इसमें जाता था वो इसमें नहीं जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हम लोग मतलब जो वर्ल्ड है क्या शांति से ऐसा रह सकता है, क्यों, क्योंकि अब कोई दो ऐसे सुपर पावर में कोई वैसा लड़ाई नहीं है। अब देखो दूसरा क्या है, second, power relation in world politics change and therefore the relative influence of ideas and institution also change. The end of Cold War left only two open possibilities: either the remaining superpower would dominate and create unipolar system, or different countries or group countries could become important player in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. अब देखो क्या है, सेकंड क्या है, पहले सिर्फ दो ही कंट्री, दो ही मतलब सुपर पावर थे जो डोमिनेट कर रहे थे, एक यूएस और एक यूएसएसआर। अब मान लो जब दूसरा खत्म हो गया तो पहला उसका क्या हो सकता है, अब यूएस ही पूरा डोमिनेट करेगा पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को, या फिर दूसरा एक और चीज ये हो सकता है कि यूएस ना करके पूरे देश के जो अलग अलग कंट्री है वो क्या हो जाए, कुछ ग्रुप में आकर क्या करे, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाए। बाईपोलर तो रहा नहीं क्योंकि अब दो है नहीं, तो अब या फिर यूनिपोलर हो सकता है या फिर मल्टीपोलर, जहां पे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री यहाँ पे क्या उनका अपना अपना प्रभाव रहेगा। तो अभी वर्ल्ड क्या है, अभी मल्टीपोलर है। इंडिया का अपना प्रेजेंस है, चाइना का अपना प्रेजेंस है, रशिया का अपना प्रेजेंस है, सेम यूएस का अपना है। मतलब अभी का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है कैसा है, मल्टीपोलर है, मतलब कोई एक कंट्री अच्छे से इसको डोमिनेट नहीं कर रहा है। As it turned out, the US became the sole superpower, backed by the power and prestige of US. The capitalist economy was now the dominant economic system internationally. अब देखो ये ऐसा क्या दो हो सकता था, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट उस टाइम पे क्या हो रहा है, अब यूएस इकलौता सुपर पावर यहाँ पे बच गया यूएसएसआर के खत्म होने के कारण। अब जो यूएस का मॉडल था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, वो क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्री उस समय आजाद होंगे वहां पे भी कौन सा मॉडल पहुंचेगा, यही, और इंडिया भी इसी 1991 में सेम पीरियड में क्या हो जाएगा, अपनी इकोनॉमी को खोल देगा। Institutional like World Bank and International Monetary Fund became powerful advisor to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism. Politically, the nation of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें अधिकतर फंडिंग इनको मिलता कहाँ से है, यूएस के द्वारा उस टाइम पे मिलता था। तो जिस कारण से क्या है, मान लो अगर यूएस इन इंस्टीट्यूशन को ज्यादा पैसा दे रहा है, अब ये इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, जितने भी कंट्री है उनको उनके डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए उनको पैसा देने का। तो यूएस को जैसा वहां पे तुमको सिस्टम चाहिए होगा, यूएस इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं अपने डिसीजन को इनके थ्रू, क्यों, क्योंकि पैसा उसमें मेन कंट्रीब्यूटर यूएस है। तब मान लो कोई वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ से पैसा मांगने आ रहा है, तो आईएमएफ उसको बताएगा ना हम पैसा एक ही शर्त पे देंगे, जब तुम अपने देश के इकोनॉमी को इस वे में चलाओगे। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि जो यहाँ पे यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम का था, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे उनका मोनोपोली हो जाता है, मतलब वो डोमिनेंट हो जाते हैं। अब देखो तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है, थर्ड, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन दैट इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज, ऑल दिस कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइस, सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड द ईस्ट यूरोपियन स्टेट वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो तीसरा क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, मान लो एक यूएसएसआर है, 15 देश उसके अंदर है, तो 15 देश अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग देश बहुत सारा बनेगा। तो जो इनमें से बहुत सारे जो बाल्टिक रीजन के और जो यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन कंट्री है वो क्या करेंगे, उनका क्या नाम रहता है, मैं किसको ज्वाइन करना चाहूंगा, यूरोपियन यूनियन को, और साथ में किसको, नेटो को। The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close tie with Russia and also establish tie with West, the US, China and other। देखो वो ज्वाइन करेंगे जो तुम्हारा यूरोप और बाल्टिक रीजन के कंट्री है, किसको, जो तुम्हारा यूरोपियन यूनियन है उसको, और साथ में किसको, नेटो को। पर जो सेंट्रल एशियन कंट्री है जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब, ये किसको ज्वाइन कर, ये इनका क्या रहेगा, इनका ज्योग्राफी ऐसा रहेगा कि रसिया से अभी भी नीचे है, मतलब उनका दोस्ती है, और साथ में ये किसके पास में पड़ रहे हैं, चाइना के साथ भी इनका बॉर्डर पड़ रहा है। तो ये क्या करेंगे, जो इनका रसिया के साथ दोस्ती है वो अपने दोस्ती को बनाए रखेंगे, और आगे चलकर क्या करेंगे, अपने मतलब रिलेशनशिप किसके साथ बनाना शुरू कर देंगे, चाइना के साथ, यूएस के साथ, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ अपने बेनिफिट के लिए।
Thus the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest and economic political difficulties. It is to this issue that we now turn. अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे जब इतने सारे कंट्रीज हैं तो ये सब अपने अपने फायदा के लिए अपने अपने इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल एस्पिरेशन देखकर कोई भी चीज क्या करेंगे, चूज करेंगे. अब इसी के बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पे आगे पढ़ना है. अब देखो ये यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर यहाँ पे कौन है, देखो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट जो थे आखिरी गोरबाचेव वो खत्म हो गया. अब ये कौन है, बोरिस येल्टसिन. इनका डेट ऑफ बर्थ है 1931. कब तक जिंदा रहेंगे, 2007 तक. द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया. देखो रशिया के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है, यही है. कब से कब तक रहेंगे, 1991 से लेकर 1999 तक. rose to power in the Communist Party and was made the mayor of Moscow by Gorbachev. ये सब पढ़े ही हैं हम लोग. Later joined the critics of Gorbachev and failed left the Communist Party. देखो आगे चल के गोरबाचेव के अगेंस्ट में हो जाएंगे और जो कम्युनिस्ट पार्टी को लीव भी कर देंगे. कब, 1991 में. ये भी पढ़े हैं लोग. Played a key role in dissolving the Soviet Union. Blame for hardship suffered by Russian in their transition from communism to capitalism. अब देखो इनको किस चीज के, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये क्या, इनको किस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है. पहले तो ये क्या बोला जाएगा, ये कि जो तुम्हारा सोवियत यूनियन जो तुम्हारा डिसॉल्व होता है उसमें इनका एक मेन हाथ माना जाता है. क्यों, क्योंकि रसिया क्या करेगा, अपना सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस लिथुआनिया के बाद मतलब घोषित कर देगा. आगे चल के मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे रसिया में, जब रसिया आगे आजाद हो गया था सोवियत यूनियन से, उससे अलग होकर जब एक नया देश बना था तो वहां पे पहले क्या था, जो कम्युनिज्म का मॉडल था. तो अब इन लोगों को किस पे शिफ्ट होना था, कैपिटलिज्म पे. तो उसके ट्रांजिशन में जो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म पे जो इनको जाना था, तो ये क्या, जो वहाँ के लोग होते हैं वो काफी उस मॉडल में परेशान हो जाते हैं, जिस कारण से लोग इसको उसके लिए क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं. अब देखो क्या है यहाँ पे, शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम. The collapse of communism was followed in the most of this country by a painful force of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. अब देखो जो तुम्हारा कम्युनिज्म का कोलैप्स होता है यूएसएसआर में, उस कारण से जितने भी कंट्री से प्रभावित पड़ते हैं उनमें क्या होता है, पहले वहां पे कौन सा मॉडल था, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट मॉडल. यहाँ पे यानी एक सेंट्रलाइज पावर है और वो क्या कर रहा है, पूरे कंट्री को रूल कर रहा है. और लेकिन वो मॉडल कौन सा है, सोशलिस्ट मॉडल है. यानी वो किसके लिए काम करेगा, जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना है. पर अब ये लोग किस मॉडल में जा रहे हैं, लोग एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल है, जहां पे क्या होगा, सिटीजन है उनको क्या, जो राइट्स होता है उनको वहां पे उनको वो राइट्स मिलेगा. और यहाँ पे अब जो तुम्हारा स्टेट रहेगा, जितने भी प्रॉपर्टी जो स्टेट का ऑन रहता था वैसा नहीं है, प्राइवेट एंटिटी को भी अलाउ कर दिया जाएगा. किस चीज का, कि अब वो भी क्या करे, मतलब ऑन कर सके चीजों को. The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by World Bank and IMF came to be known as shock therapy. अब देखो यहाँ पे इसी मॉडल को, जो ट्रांजिशन होता है तुम्हारा सोशलिस्ट जो तुम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से जब हम लोग डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम पे स्विच करेंगे लोग, तो यहाँ पे कहाँ का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, रसिया सेंट्रल एशियन कंट्री है और जो तुम्हारे ईस्टर्न यूरोप के कंट्री है वो इन्फ्लुएंस होंगे. क्यों, क्योंकि इन लोग को पैसा कहाँ से मिलेगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से. तो इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग, शॉक थेरेपी. यानी जो ट्रांजिशन होता है सोशलिस्ट मॉडल टू कैपिटलिस्ट मॉडल, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल, उसी ट्रांजिशन को किस नाम से जाना जाएगा इन रीजन में होगा, तो शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमॉन्ग्स्ट द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्री, बट इस डायरेक्शन एंड फीचर और क्वाइट सिमिलर. अब देखो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो शॉक थेरेपी था इसका हर कंट्री पे अपने अलग अलग प्रभाव था. मतलब ऐसा बराबर नहीं है कि सब कंट्री बराबर से सफर किया हो, सबका अपना अपना अलग अलग प्रभाव पड़ता है, पर कुछ फीचर इनमें क्या थे, सिमिलर थे. अब देखो यहीं पे बताया जाएगा. Each of this country was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structure evolved during the Soviet period. सभी देशों को क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा, कि तुम अपने जो पुराना सिस्टम है उसको क्या कर दो, पूरी तरीके से क्या कर देना है, यहाँ पे खत्म कर देना है. दूसरा क्या है, अबव ऑल इट मीन दैट द प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. देखो उसके बाद क्या है, पहले क्या था, स्टेट ऑन करेगा प्रॉपर्टी को, जो भी रिसोर्सेस है. अब यहाँ पे क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल अलाउ है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर to be immediately brought in. Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. अब देखो क्या हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये हो रहा है, जो
जो तुम्हारा स्टेट का एसेट है वो क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जाएगा। यानी जो जो रिसोर्सेज स्टेट पहले ऑन करती थी, जैसे मान लो कोई भी इंडिया का एग्जांपल लेके देख लो, यहाँ पे रेलवे हो गए, ये सब किसके द्वारा ऑन किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा। पर यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे न्यू इंडिपेंडेंट जो प्लेयर है उनको मार्केट में लेकर आया जा रहा है। और जो तुम्हारा कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम था जिसको कौन कंट्रोल करता था, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये किया जा रहा है कि जो अलग अलग प्राइवेट इंडिविजुअल है उनको खेती मतलब एग्रीकल्चर करने का राइट दिया जा रहा है। This transition ruled out any alternate or a third way other than state control socialism और capitalism। देखो इस कारण से इस ट्रांजिशन से क्या होता है, जो तीसरा एक तरीका आ पाता वर्ल्ड को रूल करने का वो अभी तक नहीं आ पाया है। और अब यहाँ पे क्या बच चुका है कि या फिर स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म या फिर कैपिटलिज्म रहा है। जैसे देखो इंडिया में क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया भी एक कैपिटलिस्ट मतलब देखा जाए तो इंडिया दोनों को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि लोगों का भलाई भी करना है और जो देश को डेवलप करने के लिए जो जो चीज जरूरी है यहाँ पे वो भी होता है। तो एक तीसरा वे एक पूरी तरीका से ये नहीं है, पर ये उसी का मिला जुला ये एक नया तरीका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज नाउ एम्फसाइज्ड थ्रू मोर ट्रेड एंड दस सडन एंड अ कंप्लीट स्विच फ्रॉम फ्री ट्रेड वाज कंसीडर्ड एजेंशियल। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शॉक थेरेपी में एक और चीज क्या हो रहा है कि पहले जो तुम्हारा कम्युनिस्ट रिजीम है वहां पे क्या है, यहाँ पे अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए बाहर से जो भी ट्रेड हो सकता था उसको क्या यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। पर अब यहाँ पे मान लो कंट्री खुलेगा, इकोनॉमी खुलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कि हमको बाहर से ट्रेड करना है, मतलब मेन सोर्स ऑफ हमारा क्या हो गया, ट्रेड हो गया। तो हमको क्या करना है, अपने देश को औरों के लिए क्या कर देना है, खोल देना है, ताकि और भी प्लेयर आके यहाँ पे क्या कर सके, बिजनेस कर सके। The free trade regime and foreign direct investment were to be the main engine of the change। अब देखो इस चेंज के जो मेन इंजन कौन है, फ्री ट्रेड रिजीम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर के देश या फिर कंपनीज आएंगी आपके देश में, क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसको बोलते हैं लोग एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और देखो यहाँ पे एक और क्या चीज किया जा रहा है, फ्री ट्रेड रिजीम लाया जा रहा है, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यही तो हो रहा है। पहले जो मॉडल था उसमें क्या था, टैरिफ था कि बाहर का सामान इतना टैरिफ लगा दो कि महंगा हो जाए कि यहाँ जो डोमेस्टिक लोग हैं वो खरीद ना पाए। तो ये सब क्या किया जाएगा, आगे चल के हटाया जाएगा। This also involved openness to foreign investment, financial opening up or to deregulation and the currency convertibility। अब देखो इस कारण से क्या हो रहा है, आगे चल के जो तुम्हारा देश खुलेगा तो यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट आएगा, जिस कारण से करेंसी का भी पहले जो करेंसी था उसका जो भी कम्युनिस्ट कंट्री थे अपने करेंसी का एक प्राइस क्या कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे। पर अब इनका भी करेंसी का प्राइस किस पे डिसाइड होगा, जो मार्केट का वैल्यू चल रहा है डॉलर के हिसाब से उस पे रहेगा। Finally, the transition also involved a breakup of the existing trade alliance among the countries of the Soviet bloc. Each state from this bloc was now linked directly to the West and not to each other in the region। देखो पहले इस कारण से देखो क्या हो रहा है, पहले जो ट्रेड होता था सोवियत यूनियन के अंदर जितने स्टेट थे, मतलब जितने भी वो 15 कंट्री थे, वो आपस में ही क्या करते थे, ट्रेड करते थे। पर अब ये खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग डायरेक्ट अब किसके साथ ट्रेड यहाँ पे कर रहा है, जो तुम्हारा वेस्टर्न है उनके साथ कर रहा है लोग। These states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system. The Western capitalist system now became the leader and thus guided and controlled the development of the region through various region and organization। अब देखो इस कारण से क्या हो रहा है, ये लोग वेस्टर्न के मतलब वेस्ट के साथ ट्रेड करना शुरू कर दे रहा है लोग। तो जो वेस्ट का जो इकोनॉमिक मॉडल था और जो भी सिस्टम था वो क्या हो जाता है, अब इस रीजन में भी आ जाता है। ये तो हो गया टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यही पढ़ना है ना, एक सेकेंड। अच्छा, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। अच्छा अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे, ठीक। अब देखो, द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द 90s एंड डिड नॉट लीड टू द पीपल इनटू द प्रॉमिस उटोपियन ऑफ मास कंजम्पशन जनरली, इट ब्रॉट ruin to the economics and disaster upon the people of the entire region। in Russia the largest
In Russia, the largest state controlled industrial complex almost collapsed as about 90% of these industries were put up for sale to private individual companies. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है शॉक थेरेपी का। लोगों को इस मॉडल में क्या नहीं दिखाया जा रहा है, एक अलग सा ड्रीम नहीं दिखाया जा रहा है। किस चीज का, कि सब कुछ बराबर है, कोई अमीर नहीं होंगे, कोई गरीब नहीं होगा, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में रहेगा, सब कुछ जितने भी वर्ल्ड के रिसोर्सेस है सबको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। जिस कारण से क्या होता है, रसिया के 90% इंडस्ट्री होते हैं वो क्या हो जाएंगे, जो स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अब वो क्या करेंगे, स्टेट तो उनको छोड़ देगा, तो क्या करे वो लोग, क्या ढूंढेगा लोग अब यहाँ पे कि कोई इसको खरीदने वाला मिल जाए। Since the restructuring was carried out through the market force and not by the government directed industrial policy, it led to the virtual disappearance of the entire industry. This was called the largest garage sale in history, as valuable industries were undervalued and sold at throughout prices. अब देखो इस कारण से क्या हो रहा है, जो जितने भी गवर्नमेंट के पहले जो इंडस्ट्रीज थे अब उनको प्राइवेट आदमी खरीदेगा। मान लो इतना सारा इंडस्ट्री है, सब कोई कैसे खरीद पाएगा। तो और ये जो तुमको रियल इन लोग का दाम मिलना चाहिए था, जो जिस वैल्यू का था उस वैल्यू पे ना खरीद के अंडर मतलब कम दाम पे इंडस्ट्री को खरीदा जाएगा। जिस कारण से क्या होगा, जितने भी इंडस्ट्री थे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। मतलब इतना लार्ज अमाउंट पे इंडस्ट्री को सेल करना इससे पहले मतलब कभी नहीं हुआ था। Though all citizens were given a voucher to participate in the sale, most of the citizens sold their voucher in the black market because they needed the money. अब देखो जो तुम्हारा इंडस्ट्री था उसको सेल करने के लिए मतलब लोग को तो उसके उस समय पैसा ही नहीं था, तो उन लोगों को क्या दिया गया था, वाउचर दिया गया था कि इस वाउचर का दाम इतना है, अगर आप दिखाओगे उस पर बोली लगाओगे आपको मिल जाएगा। पर लोगों के पास पैसा नहीं था, वो लोग क्या करता है यहाँ पे, वो लोग ये करेगा कि जो वाउचर था उसको क्या करेगा लोग, ब्लैक मार्केट में बेच देगा लोग, ताकि उससे कुछ हमको पैसा मिल जाए। मतलब उनको इंडस्ट्री खरीदने से कोई मतलब नहीं है, उनको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो मान लो जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, इस सबको खरीद लेगा और कम दाम पर कम बोली लगा कर क्या करेगा, अंडर वैल्यू रहेगा इंडस्ट्री और उसको खरीद लेगा। तो उससे फायदा किसका हो रहा है, जो प्राइवेट आदमी है उसका हो रहा है, जो एंटिटी वो कर रहा है। The value of the ruble, the Russian currency, declined dramatically. The rate of inflation was so high that the people lost their saving. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रसिया का करेंसी का क्या नाम है, रूबल। तो इसका जो वैल्यू था वो अचानक से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जिस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगा और जो भी लोग अपना पैसा सेव करके रखे थे वो पैसा भी उनके लिए क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो लोग पैसा सेव किए थे तब रूबल का मान लो अब उस टाइम पे रूबल का $1 के हिसाब से 1 रूबल मान लो 2 हो गया, मतलब $1 कितने बराबर है, 2 रूबल के बराबर है। अब मान लो यहाँ पे आगे चल के उसका जो तुम्हारा वैल्यू है वो गिर जाएगा, तब उसका दाम ही कम हो जाएगा। तो जो लोग सेव करके रखा था उसका क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा नहीं होगा। The collective farm system disintegrated, leaving people without food security, and Russia started to import food. अब देखो पहले का जो मॉडल था उसमें क्या था कि कलेक्टिव फार्मिंग होता था, मतलब स्टेट ऑन रहता था, सब कोई मिलके क्या करता था लोग, फार्मिंग करता था लोग। पर अब जो फार्मिंग वो खेती एग्रीकल्चर किसके अंडर में आ गया है, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में आ गया है। तो जो लोग स्टेट के भरोसे थे उनको खाना उनके द्वारा मिलता था, जो अनाज मिलता था वो है ही नहीं। अब इस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग यहाँ पे थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बीच में फंस जाएंगे, जिसके पास क्या नहीं है, जमीन नहीं है। फिर देखो आगे क्या होगा, और जिस कारण से यहाँ पे ये भी होगा कि रसिया क्या करता है, बाहर से क्या फूड मंगवाने लगता है। क्यों, क्योंकि अपने देश में उसका जो पहले एक टाइम पे उसको इतना सफिशिएंट फूड रहता था, वही सफिशिएंट फूड नहीं है। The real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. The old trading structure broke out with the no alternative in place. अब देखो यूएसएसआर क्या, यूएसएसआर के अंडर में क्या है, रसिया भी एक अलग सा रीजन है, तो रसिया का भी एक अपना सा जीडीपी होगा। जैसे यहाँ पे इंडिया का जीडीपी होता है, तो यहाँ पे सेम स्टेट का भी जीडीपी होता है कि इस स्टेट का इकोनॉमिक वैल्यू ये है, इतना है, ऐसे इस ग्रोथ पे स्टेट, इस रेट पे स्टेट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सेम रसिया का जो यूएसएसआर के अंडर में अपना से था 89 में, वो क्या करता है 1999 तक आते आते क्या हो जाता है, रसिया का जो एक एज अ कंट्री जो उसका जीडीपी है वो क्या होता है 89 एज अ स्टेट जब रहता है उससे भी नीचे चला जाता है। तो रसिया के लिए कितना बुरा बात है। The old system of social welfare was systematically destroyed. The withdrawal of government subsidies pushed a large section of the people into the poverty. अब देखो पहले वेलफेयर का जो सिस्टम था उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये बर्बाद हो जाएगा। लोगों को जो
लोगों के लिए जो उनको जो इनिशिएटिव दिया जाता था लोगों के भलाई का, वो सब यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, बहुत सारे सोसाइटी के ऐसे लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो तुम्हारा पॉवर्टी लाइन होता है उसके नीचे चले जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे, गरीबी, जो गरीबी रेखा होता है उसके नीचे वो लोग चले जाएंगे। The middle class were pushed to the periphery of society and the academics and intellectual manpower disintegrated or migrated। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मिडिल क्लास है क्या हो जाएगा, उसके लिए मतलब सरवाइव कर पाना मुश्किल होगा, मतलब उसका जो इनकम रहेगा इतना भर के रह जाएगा कि उसको जो पैसा मिल रहा है बस कमाना है, खाना है, हो गया, बाकी वो कुछ सेविंग ये सब नहीं कर पा रहा है। और जो पढ़े लिखे हैं वो क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन के कारण वो लोग रसिया को छोड़कर अब यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस देश में रहकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। Mafia emerged in most of this country and started controlling many economic activity. Privatization led to new disparities. Post-Soviet state, especially Russia, was divided between rich and poor region। अब देखो एक टाइप का माफिया यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से क्या हो जाएगा कि सोसाइटी में दो टाइप के लोग हो जाएंगे, एक बहुत अमीर और एक बहुत ज्यादा गरीब। Unlike the earlier system, there was now great economy inequality between the people। देखो पहला ज्यादा लोगों के बीच में मतलब लोगों के बीच में पहले ज्यादा क्या नहीं था, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं था, यानी क्यों इसलिए नहीं था, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज थे किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, स्टेट के द्वारा, यानी सब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, यानी कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा। पर अब प्राइवेटाइजेशन आ रहा है तो मान लो जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, वो तो और ज़्यादा अपने एसेट को बनाते जाएगा, और जो गरीब है उसके पास कुछ रहेगा नहीं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो क्या है, वो और ज़्यादा गरीब होते जाएगा। तो यही बोला गया है। सेम टाइम पीरियड पे जो कंट्री यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुए थे, अलग हुए थे, उनको ऐसा चीज़ फेस करने को मिलता है। The construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demand of economic transformation। अब देखो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो गवर्नमेंट जितने भी कंट्रीज ध्यान दिए थे, वो सेम चीज वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करने में क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मतलब उनका मेन फोकस किस पे रहता है कि सोशलिज्म से हम लोग किस पे जा रहे हैं, लोग अब कैपिटलिज्म पे जा रहे हैं लोग। पर वहां पे सेम तरीके से जो तुम्हारा अथॉरिटियन गवर्नमेंट था उससे डेमोक्रेसी पर जाने का जो बहुत सारे कंट्री लाइक रसिया हो गया, वहां के लीडर का ध्यान नहीं था। द Constitution of these countries were drafted in the hurry and most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible power that rendered elected parliament relatively weak। अब देखो अलग अलग देश उस समय आजाद हुए हैं, तो क्या किया जा रहा है, उन सब का संविधान बहुत जल्दी से बहुत कम टाइम में बनाया जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जो तुम्हारा मेन एग्जीक्यूटिव लीडर हो गया या फिर जो प्रेसिडेंट हो गया उसको क्या ज्यादा पावर मिल गया, जिस कारण से क्या हो रहा है, वो वहां के पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ जा रहा है। In Central Asia, the president had great power and several of them became very authoritarian। For example, the presidents of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power for first for 10 years and then extended it for another 10 years। They allowed no dissent or opposition। अब देखो रसिया में क्या बताया गया कि वहां पे जो प्रेसिडेंट को जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिस कारण से क्या हुआ, ज्यादा पावर किसको मिल गया, प्रेसिडेंट के। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है, वहां के जो लीडर होते हैं क्या करते हैं, अपने आप को ही पहले 10 साल के लिए क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे, फिर आगे चलकर 10 साल को और ज्यादा एक्सटेंड करके फिर 10 साल और कर देंगे, जिस कारण से क्या हो रहा है, वहां पे एक टाइप का डिक्टेटरशिप ही आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई अपोजिशन का आवाज सुनने वाला नहीं है। A judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in the most of the country। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो देश यूएसएसआर से अलग हो गए वहाँ पे अभी भी जो एक लोगों को जो बेसिक राइट मिलता है वो जाकर कोर्ट में या फिर कहीं भी जाकर अपना कंप्लेन कर सके, वो सब चीज़ अभी भी यहाँ पे डेवलप नहीं किया गया है। Most of this economics, especially Russia, started reviving in 2000, 10 years after their independence। अब देखो बहुत सारी जो कंट्रीज है वो कब रिवाइव करना शुरू करेगी, 10 साल बाद, यानी साल 2000 में। सब कंट्री 1991 के टाइम पीरियड, 90-91 के टाइम पे क्या हो रहे हैं, यूएसएसआर से अलग हो रहा है, पर ये लोग ट्रैक पर कब आ पा रहा है, 10 साल बाद। The reason for the revival of the most of their economics was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals। अब देखो कुछ कंट्रीज जो अपने आप को रिवाइव कर पा रही है, उनके रिवाइव का रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि उनके पास किस चीज का खजाना है, ऑयल का, नेचुरल गैस का और मिनरल्स का।
अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। ये 5 कंट्री ये क्या है, ऑयल और गैस के मेजर प्रोड्यूसर है। Other countries have gained because of the oil pipelines that cross through their territory, for which they get rent. Some amount of manufacturing has restarted. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 कंट्री के पास तो ये सब चीज है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा, वो रिवाइव कर पा रहे हैं। पर मान लो जिनके पास वो सब नहीं है, वो कैसे कर रहे हैं, अगर मान लो कोई ऑयल बेच रहा है, गैस, नेचुरल गैस बेच रहा है, तो क्या करेगा, उन्हीं कंट्री के थ्रू ना पाइपलाइन जाएगा, तो उसको उनसे क्या मिल रहा है, अपने कंट्री के थ्रू पाइपलाइन जाने दे रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, यहाँ पे उनको रेंट मिल रहा है। Tension and conflict. Most of the former Soviet republic are prone to conflict and many have had civil war and insurgency. अब देखो जो जितने भी अधिकतर जो तुम्हारे कंट्रीज आज़ाद हुए थे सोवियत यूनियन से, उनके आपस में ही लड़ाई था, और आगे चलकर बहुत सारे कंट्री में क्या होता है, सिविल वॉर होता है। कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर ऑफ इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर, और इनका तस्वीर और ज़्यादा खराब हो जाता है जब बाहर के अलग अलग देश इसमें आके अपना इंटरेस्ट देखने लगते हैं। इन रसिया टू रिपब्लिक Chechnya and Dagestan have had violent secessionist movement. Moscow method of dealing with the Chechen rebels and the indiscriminate military bombing have led to many human rights violations, but failed to deter the aspiration of the independence. अब देखो रसिया में 2 रीजन है, पहला रीजन किस चीज़ का है तुम्हारा, चेंचान, और दूसरा क्या है, दागिस्तान। तो ये दोनों रीजन में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उसके आज़ादी का मांग करने लगते हैं। तो जो मॉस्को का तरीका होता है उनसे डील करने का, तो जो तुमको चेंचन रेबल्स हो गए, जो चेंचन विद्रोही है, उनसे क्या करेगा, वो काफ़ी इनडिस्क्रिमिनेट वे में उनसे बातचीत करता है, मतलब काफ़ी उनको जाता मारा जाता है। पर वहीं पे जो दूसरे तरीके दागिस्तान रीजन के जो तुम्हारे ये है क्या रेबल्स हैं, उनके साथ रसिया क्या कर रहा है, अलग सा तरीका यहाँ पे अपना रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट वायलेंस होता है, वो ह्यूमन राइट वायलेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। In Central Asia, Tajikistan witnessed a civil war that went for 10 years till 2001. The region as a whole has many sectarian conflicts. अब देखो सेम सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है ताजिकिस्तान, वहाँ पे लोग आपस में ही लड़ लेते हैं 10 सालों तक, और वो कब जाकर शांत होता है, 2001 में। In Azerbaijan province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians wanted to secede and join America. अब देखो अजरबैजान और जो तुम्हारा आर्मेनिया रीजन है, तो इन दोनों में एक लड़ाई है नागोरो काराबाग का, अभी भी ये लड़ाई चलता ही आ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, जो तुम्हारा अजरबैजान है उसको ये प्रोविंस मिल जाता है, कौन सा, नागोरो काराबाग का। अब नागोरो काराबाग में क्या थे, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे, आर्मेनियन थे, पर आर्मेनियन लोग हैं, और ये रीजन किसको मिल गया, अजरबैजान को। तो वो लोग अजरबैजान के साथ रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, तो उनका क्या नाम रहता है कि हमको किसके साथ कर दो, आर्मेनिया के साथ कर दो। तो इस कारण से इन दोनों कंट्री के बीच में भी लड़ाई होता है। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंस रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। जॉर्जिया में भी 2 अलग अलग प्रोविंस होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जॉर्जिया से ही आज़ादी का मांग करने लगते हैं, जिस कारण से वहाँ भी सिविल वॉर हो जाता है। देयर वाज मूवमेंट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग रिजीम इन यूक्रेन का, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। और देखो यूक्रेन, किर्गिस्तान और जो जॉर्जिया है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसी के खिलाफ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे अलग ही रिवॉल्ट रहता है। Countries and provinces are fighting over river water. All this led to instability and making difficult for the ordinary citizen. अब देखो आपस में और भी देश है, उनके बीच में क्या है, जो नदी बहकर जा रही है उसके लिए भी लड़ाई है कि इसका पानी का कौन कितना शेयर रखेगा, जिस कारण से क्या है, पूरा रीजन एक आम नागरिक के लिए वहाँ पे रह पाना क्या है, डिफिकल्ट है, लाइफ जीना। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर एरियाज विथ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट। जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके पास किस चीज़ का फायदा है, उनके पास हाइड्रोकार्बन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। सेंट्रल एशिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनीज। अब देखो उनके पास ये रिसोर्स है, तो मान लो बाहर के जो आउटसाइड पावर जैसे चाइना, यूएस, रसिया, ये क्या करेंगे, वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। द रीजन इज नेक्स्ट टू रसिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। आफ्टर 11 September 2001, the US wanted the military base in the region and paid the government of all Central Asian states to hire bases and allow aeroplanes to fly over their territory during the war in Afghanistan and Iraq. अब देखो जिस कारण से क्या है, ये आपस में लोग का क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा। तो यहाँ पे यूएस क्या करता है, तुम्हारा यूएस मिलिट्री बेस बनाने के लिए इस रीजन में उन सेंट्रल एशियन कंट्री के सभी गवर्नमेंट को क्या देगा, पैसा देगा। क्यों, ताकि तुम क्या करो, मेरे यहाँ पे मिलिट्री बेस को बनाने दो। और जब ईरान यहाँ पे अफगानिस्तान और इराक में वहाँ के जो मिलिटेंट्स होते हैं उनसे लड़ता है, तो इस रीजन को क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है।
However, Russian perceives this state as a near abroad and believe that they should be under Russian influence. अब देखो यहाँ पे देखो, पर रसिया यहाँ पे क्या सोचता है कि ये हमारे से ज्यादा पास है, तो ये किसके हिसाब से चलना चाहिए, हमारे पास से हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। किसका क्या नाम है, रसिया का। China has interest here because of the oil resource and the Chinese have begun to settle around the borders and conduct trade। अब देखो चाइना का यहाँ पे क्यों रिसोर्स है, चाइना को क्यों इंटरेस्ट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है। तो चाइना को क्या है कि मेरे को वो सब ऑयल चाहिए, जिस कारण से उसका यहाँ पे भी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अब क्या कर दिया है, ट्रेड करना भी शुरू कर दिया और उसका बॉर्डर भी इनके साथ पड़ता है। In Eastern Europe, Czechoslovakia split peacefully into two and the Czech and the Slovak forming independent country। अब देखो ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री था जो अलग हुआ था तुम्हारा यूएसएसआर से, उसका क्या नाम है, चेकोस्लोवाकिया। तो वो अलग अलग दो देश में और बच जाता है, एक का नाम है चेक, जिसका नाम है द चेक रिपब्लिक, और दूसरा क्या है स्लोवाक्स। तो ये अलग अलग देश आगे चल के दो बन जाते हैं। But the most served conflict took in the Balkan Republic of Yugoslavia after 1991. It broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina declare independence. Ethnic Serbs opposed to this and the massacre of non-Serb Bosnians followed. The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी किसका, यूगोस्लाविया का है। यूगोस्लाविया कंट्री क्या होगा आगे चलकर, जो कितने अलग अलग देशों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, चेकोस्लोवाकिया रीजन में अलग अलग एथनिसिटी के अलग अलग लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारे कौन है, यहाँ पे तुम्हारे अब यहाँ पे जो तुम्हारे सर्ब लोग क्या करते हैं, वो किसके अपोजिशन में रहते हैं लोग कि जो तुम्हारा चेकोस्लोवाकिया इसका इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। तो जो नॉन सर्ब्स थे उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब बॉम्ब उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जा रहा है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, लोग आपस में लड़ने लगेंगे। अब देखो यहाँ पे कौन है, 4 अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, एक है क्रोएशिया से, एक है स्लोवेनिया से, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड तीसरे कौन है यहाँ पे तुम्हारे हर्जेगोविना से। तो ये दो रीजन है, इन दो रीजन क्या चाहते थे, सॉरी ये दो रीजन के लोग क्या चाहते थे कि जो तुम्हारा यूगोस्लाविया ये टूटे ना। पर जो तुम्हारे यहाँ पे क्रोएशिया के और जो यहाँ पे हर्जेगोविना के जो लोग थे ये क्या चाहते थे, ये अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बने। तो जिस कारण से ये लोग अपोज करेंगे और उनके खिलाफ क्या किया जाएगा, यहाँ पे उनको मार दिया जाएगा। तो नाटो क्या करेगा, यूगोस्लाविया में बॉम्ब गिराएगा, जिस कारण से लोग आपस में लड़ेंगे और आगे चलकर ये देश क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्टों में बट जाएगा। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है क्लास का, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लास खत्म। कहाँ तक है, हाँ बस ये एक पेज, एक आधा ये और ये, ठीक। अब देखो क्या है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशन विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल दोज विथ रसिया एंड चाइना। इंडिया रिलेशन विथ रसिया आर ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अब देखो क्या है, जितने भी देश आजाद हुए रहते हैं तुम्हारे यूएसएसआर से, हमारा उन सबके साथ अच्छा दोस्ती है, पर हमारा सबसे अच्छा दोस्ती किसके साथ है, रसिया के साथ है। हम लोग उसके साथ क्या करते हैं, लोग फॉरेन ट्रेड भी करते हैं लोग, हमारा फॉरेन पॉलिसी भी किसके साइड, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा रसिया के साइड है। इंडो रशियन रिलेशन आर एम्बेड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शन। अब देखो जो भारत और रसिया का जो इतिहास है वो क्या है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट है एक दूसरे पे। और जब यूएसएसआर ही हम लोग का मदद किया था, कब किया था, जब हम पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मदद कर रहे, लड़ाई लड़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रसिया एंड मोस्ट सोवियत कंट्रीज। वन कैन हेयर हिंदी फिल्म सॉन्ग ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ पॉपुलर मेमोरी। अब देखो जो भी जितने भी यूएसएसआर कंट्री के जितने भी स्टेट थे, जितने भी कंट्री थे यूएसएसआर के अंडर से जो निकले, वहां पे हर सब कोई जो एक नॉर्मल आदमी है, सब कहा राज कपूर से लेकर किसका, अमिताभ बच्चन का नाम जानता है। हर एक घर में उनका नाम पहुंचा हुआ है। बॉलीवुड का गाना मूवी वहां पे देखा जाता है, सब कोई वहां का गाना सुनता है। ये वैसे पढ़ने लायक नहीं है, ये वही बता रखा है। एक मतलब ये जो आदमी घूमने गए थे तुम्हारा ताशकेंत उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे जाते हैं, उनको दिखता है कैसे कि लोग यहाँ के गाना सुन रहे हैं, यहाँ के बारे में जान रहे हैं। भले उनको समझ नहीं आ रहा है, पर जो यहाँ का म्यूजिक का बीट है वो सब उनको अच्छे से, उनके कानों को अच्छा लग रहा है, जिस कारण से क्या है वो सुन रहे हैं। वही यहाँ पे बता रखा है। रसिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड,
Order is the coexistence of several powers in the international system, collective security in which all attack on any country is regarded as threat to all countries and require collective response, a greater regionalism, negotiated settlement of international conflict and independent foreign policy for all country. अब देखो जो भारत और रसिया है वो किस चीज में किस टाइप के वर्ल्ड ऑर्डर में भरोसा कर रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी किसी भी एक देश का यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, दबदबा नहीं होना चाहिए, अलग अलग देश का सबका यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपना अपना स्टे होना चाहिए पावर में। अगर किसी भी देश पे कोई भी हमला करेगा तो क्या यहाँ पे माना जाएगा, यहाँ पे ये माना जाएगा कि वो हमला किस पे हो रखा है, सभी देशों पे हो रखा है और सभी देशों को एक साथ मिलकर क्या करना है, उस पे जो हमला कर रखा है उसके खिलाफ लड़ना है। तो ये किसका है विजन, इंडिया और रसिया का। अब देखो एंड अब यहाँ पे है एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रसिया एज अ पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। अब देखो वही क्या नाम है कि अगर कुछ भी होगा तो हम लोग किसके थ्रू इंटरवेन करेंगे, लोग यूएन के थ्रू। और आगे चल के 2001 में भारत और जो तुम्हारा रूस है वो क्या करेगा, साइन करेगा एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट को, जिसमें क्या रहेगा 80 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे, वो साइन होंगे। जैसे मान लो ट्रेड का हो गया, बिजनेस का हो गया, कोई किसी को कहीं पे जाकर कुछ लगाना है, ऐसे 80 से ज्यादा क्या एक दूसरे के साथ वो लोग जो एग्रीमेंट होता है वो लोग साइन करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्लैशबैक इंडिया एंड द यूएसए। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कोल्ड वॉर के साथ हमारा यूएसएसआर के साथ कैसा मतलब वो होता था। पहले इकोनॉमिक है, तो इकोनॉमिक में क्या है, द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडिया पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट अ टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफिकल्ट टू गेट, इट गेव एड एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट इन भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट इन भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सेट्रा। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब देखो इकोनॉमिक रिलेशन हमारा यूएसएसआर के साथ कैसा था, जो तुम्हारा सोवियत यूनियन का जो कंपनीज है वो हमारे पब्लिक सेक्टर में यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल कंपनीज है उसमें आके क्या करेगी, हमको मदद करेगी। ऐसे टाइम पर जब कोई करना नहीं चाहता था हमको, और वो लोग क्या करेंगे, हमारा भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में हमारा जो तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट देकर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने में वो लोग मदद करेंगे लोग। और देखो जैसे मशीनरी प्लांट बनाने में हमारा किसको वो लोग टेक्नोलॉजी का मदद देगा लोग, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। और उसी टाइम पर मान लो हमारे पास जब फॉरेन करेंसी कम पड़ जाता है, मतलब अभी ट्रेड किस में होता है, डॉलर में होता है, तो हमारे पास जब डॉलर कम रहता है तो जो तुम्हारा यूएसएसआर है वो क्या करेगा, इंडियन करेंसी में ही ट्रेड को मतलब एक्सेप्ट कर लेगा कि आप अपने ही करेंसी में क्या करो, आपको कोई सामान मुझसे खरीदना है तो आप अपना ही करेंसी मुझे दो, मैं उसमें क्या करूंगा, ट्रेड आपसे कर लूंगा। अब देखो पॉलिटिकल कैसा है, द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया एस्पिरेशन on the Kashmir issue in the UN. It also supported India during major conflict, especially with the war with Pakistan in 71. India too supported Soviet policy in some crucial but indirect way. अब देखो पॉलिटिकल भी सेम वही है कि सोवियत यूनियन क्या कर रहे हैं, हमारा पोजीशन है कश्मीर इशू पे, उस पे यूएन में क्या कर रहे हैं, हमको सपोर्ट दे रहा है। सेम हमारा पाकिस्तान के साथ 71 में वार होता है, उसमें भी सोवियत यूनियन का क्या रहता है, हमारा फुल सपोर्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, इंडिया भी सोवियत यूनियन के जो भी उसका जो फॉरेन पॉलिसी है, हम लोग डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली उसके भी चीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं लोग। जैसे जब हंगरी को इन्वेड कर देता है सोवियत यूनियन, तो इंडिया का उस पर स्टैंड क्लियर नहीं रहता है, इंडिया कुछ क्रिटिसाइज नहीं करता है उसके उस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या है, मिलिट्री, India received most of its military hardware from Soviet Union at a time when few other countries were willing to be part with the military technologies. The Soviets entered into various agreements allowing India to join produce military equipment. अब देखो एक ऐसे टाइम पर जब बहुत सारे देश अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी को देना नहीं चाहते थे, जो तुम्हारा सोवियत कंट्री है वो क्या कर रहे हैं, हमको अपना टेक्नोलॉजी दे रहा है। कल्चर देख लो, जैसे कि है हिंदी फिल्म एंड इंडियन कल्चर और पॉपुलर इन सोवियत यूनियन, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर आर्टिस्ट विजिटेड यूएसएसआर। बता ही रखा हूँ कि हिंदी फिल्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था, और इंडिया के जो बहुत सारे जो यहाँ पे राइटर हैं वो और जो आर्टिस्ट है वो क्या उस टाइम पे यूएसएसआर को विजिट कर रहे हैं। कहाँ तक था, हाँ Yeah, India stands to benefit from its relationship with Russia on the issue like Kashmir, energy supply, sharing information on international terrorism,
एसेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। अब देखो रसिया के साथ इंडिया का क्या फायदा है कि एक तो कश्मीर इशू पे उसका सपोर्ट मिल जाता है, हमको जो ऑयल ये सब चाहिए होता है उसमें भी उसका फायदा है, और सेंट्रल एशिया का हमको रास्ता रसिया के थ्रू हमको मतलब मिल जाता है जाने का, कोई भी चीज़ पहुंचाने का। फिर यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन है उसको बैलेंस करने में रसिया हमारा क्या करता है, मदद करता है। क्यों? क्योंकि चाइना प्रो किसके साइड है, पाकिस्तान साइड है। तो रसिया की मदद से हम लोग क्या करते हैं, लोग चाइना को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं लोग। Russia stand to benefit from its relationship because India is the second largest arm market from Russia। अब देखो रसिया को भी इससे फायदा है इंडिया के साथ रिलेशनशिप करने का। जो रसिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट कौन है, आर्म्स का जो मार्केट है वो कौन है, इंडिया है। कि अगर मान लो रसिया से कोई सबसे ज्यादा उसका जो आर्म्स होता है कोई खरीदता है तो सेकंड नंबर पे कौन है, वो इंडिया है। The Indian military gets most of its hardware from Russia. Since India is an oil importing nation, Russia is important to India and has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis। देखो सेम वही बोल रहा है कि इंडिया क्या करता है, जो तुम्हारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो भी रहता है वो किसको प्रोवाइड करता है, यहाँ पे इंडिया को करता है। और भी क्या है कि जब रसिया के पास देखो, जैसे रसिया क्या है, इंडिया तो ऑयल बाहर से मंगाता है, यानी इंडिया क्या है, एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, तो रसिया के पास भी ऑयल है। तो जब जब भारत में ऑयल क्राइसिस होता है तो रसिया क्या करता है, हमको मदद करता है उस ऑयल क्राइसिस से निकलने में। अभी भी जब रसिया यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है तो हम लोग से ज़्यादा ऑयल खरीद रहे हैं, लोग रसिया से खरीद रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो हमको कम दाम पे दे रहा है। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी सपोर्ट फ्रॉम रसिया एंड द रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। अब इंडिया देखो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो और एनर्जी इंपोर्ट होता है हमको किससे, रसिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से हम लोग इसको बढ़ा सके। कॉर्पोरेशन विद दिस रिपब्लिक इंक्लूड पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन oil fields. Russia is important for India nuclear energy plan and assisted India space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it. Russia and India have collaborated on various scientific project। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपस में इन लोगों का कॉर्पोरेशन है वो किस में है कि मान लो इंडिया क्या कर रहा है, जाकर जो तुम्हारा कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का रीजन है वहाँ पे ऑयल फील्ड है, वहाँ पे क्या करेगा इंडिया, एक अपना वहाँ पे पैसा देकर क्या करेगा, वहाँ पे ऑयल निकालने के लिए क्या वहाँ पे इंडस्ट्री को एक लगाया जाएगा। और फिर आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, रसिया हमको किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब मदद कर रखा है कि हमको जो एक टाइम पे हमको क्रायोजेनिक रॉकेट फायर करने के लिए हमको जो इंजन चाहिए होता था वो कौन दिया है, हमको रसिया ही दिया है। और रसिया के साथ रसिया का जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, क्या नाम है उसका, इंपॉर्टेंट है याद रखना सब, रॉसकॉस्मोस। तो रॉसकॉस्मोस के साथ हम लोग क्या करके, रॉसकॉस्मोस और इंडिया का है इसरो, तो दोनों मिलकर क्या किए हैं लोग, बहुत सारा जो तुम्हारा साइंटिफिक प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग एक साथ मिलकर काम भी किए हैं लोग। तो ऐसे चल के क्या होता है, ये चैप्टर हमारा फाइनली जो तुम्हारा कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का ये खत्म होता है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, बाय बाय।